हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक। और ये जो चैप्टर पी ब्लॉक काफी बड़ा है, तो इसको अपन 3 भागों में करेंगे ना। इस चैप्टर को पूरे को 3 भागों में करेंगे, डिटेल में करेंगे। अब आप कुछ लोग कहेंगे भाई सिलेबस में तो भैया ऊपर जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में लिख रखा है, डिटेल में पढ़ के जाना भाई। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी, पूरा पढ़ के जाना है। ठीक बात है, तो पूरा डिटेल में करेंगे। पी ब्लॉक को 3 भागों में करने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूं। एक भाग आज हो जाएगा, एक कल, एक परसों, इस प्रकार से अपन करने वाले हैं इसको। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। लाइक सब्सक्राइब तब करोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यार ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड कर लेना भैया। आपका हमारा क्या फायदा, आपका ये फायदा हो जाएगा, उससे आपको फ्री टेस्ट केमिस्ट्री के, बायो के, वो तो मिल ही जाएंगे। अभी फिजिक्स के टेस्ट भी फ्री में स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो फ्री है और क्वेश्चंस बढ़िया हैं। उसके अलावा नोट्स मिल जाएंगे आपको, ये नोट्स भी आपको ऐप पे ही मिलेंगे, तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, आपको टेस्ट का सिलेबस पता रहेगा कि कौन से टेस्ट में क्या सिलेबस आने वाला है। ठीक बात है, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से आपके ग्रुप आते हैं, सबको पता है। पीरियोडिक टेबल आपने सबने देख रखी है। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक कौन सी किस में आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, और यही 13 से 18 हो गए। ठीक है, तो 13 से 18 ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 13वां ग्रुप। ठीक है, 13वें ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन 14वां ग्रुप पढ़ेंगे, फिर 15वां, फिर 16वां, फिर 17वां, फिर 18वां ग्रुप अपन पढ़ने वाले हैं। एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज जी स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं, सबने पीरियोडिक टेबल देख रखी है आपने, और आपको पता भी होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी मैं बता देता हूं। ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन से तत्व आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। कैसे याद रखते हैं अपन सबने, आप मतलब अलग अलग तरीके से याद रख सकते हो आप, है ना। लेकिन मैं जिस तरीके से याद रखता हूं और बहुत सारे लोग जिस तरीके से याद रखते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, तो ये आपकी ग्रुप 13 के अंदर ये सारे क्या है, तत्व आते हैं। और इस ग्रुप 13 को क्या कहा जाता है, बोरोन फैमिली कहा जाता है। इस ग्रुप 13 को क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर ही ऊपर कौन है, सबसे पहला जो तत्व कौन है, वो बोरोन है, इसलिए क्या कह दिया, बोरोन फैमिली कह दिया। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं अभी तक, है ना। चलो, इनकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक की बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी, हीलियम, मतलब नोबल गैस कौन से आ गई, हीलियम, मतलब 1s2 तो इसके अंदर भरा गया, इसके आगे 2s2 2p1। ठीक है, एल्यूमिनियम कितना एटॉमिक नंबर है, 13 एटॉमिक नंबर है। 13 से पहले कोई नोबल गैस आती है क्या, भैया आती है ना, 10 पर नियोन आती है, तो नियोन 10 तो मैंने इसके अंदर भर दिए। कितने बचे, 13 में से 10 कार्ड निकाल दिए मैंने, तो कितने बचे, 3 बचे, तो क्या आ जाएगा 3s2 3p1 आ जाएगा। ठीक बात है। गैलियम 31 एटॉमिक नंबर है। 31 से पहले कोई आपकी नोबल गैस आती है क्या, आती है ना भैया, नोबल गैस आर्गन आती है। तो मैंने क्या है 18 तो इस आर्गन के अंदर भर दिए, उसके बाद में 31 में से 18 निकाल दूंगा, तो कितने बचे, 12 और 1 13 बच गए, तो 3d 10 इसके अंदर भर दिए, 4s2 4p1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपन को लिखनी आती ही है, बस एक बार मैं आपको जस्ट बता रहा हूं ना, पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपन को आती है। चलो जी, फिर इंडियम में भी ऐसे, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1। ऐसे आपके जो थैलियम है इसके अंदर भी 4f, जो जिनन आपकी 4f 14 5d10 6s2 और 6p1। अपने काम की जो चीज आपको देखनी है वो आपके काम की क्या है, ये वाली चीज आपको देखनी है, बस इतनी। इसके पहले की आप लिख दोगे सारे, इसके पहले की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो तो आप लिख ही दोगे। अपने काम की जो है वो यही है। एक चीज इन सब में कॉमन आ रही है, वो क्या है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बाहर वाली जो शेल है, बाह्य जो कोश है, उसके अंदर क्या है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के अंदर जो बाह्य कोश है वो कौन सी है, दूसरी है। इसके अंदर s वाली जो s ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 और p के अंदर 1। ऐसे में बात करूं, एल्यूमिनियम के अंदर जो बाह्य कोश है वो 3 है, इसके अंदर सेम ऐसे यहां पर 4 है, यहां पर 5 है। तो यहां पर जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, ns2 np1।
ठीक है। NS2 NP1 यहां पर क्या निकल के आ जाती है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आ जाती है। कैसे भैया, सबके अंदर देखो सामान्य यही आ रहा है ना, S2 NP1 S2P1 S2P1, सिर्फ किसका वो क्या चेंज क्या आ रहा है, चेंज बस यही आ रहा है, यहां पर 2 हो रहा है, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, ये 5 6 ये 3, या क्या है, ये बाह्य कोश है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसका नंबर है, ठीक है। तो यहां पर मैंने NS2 मतलब n यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू वो चेंज होती जाएगी। बाकी S2 NP1 ये क्या है, यहां पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, 13वें ग्रुप का, ग्रुप 13 का, बोरोन फैमिली का, ये आपकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कोई दिक्कत है, दिक्कत वाली बात आई नहीं है अभी तक। चलो फिर बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। इस ग्रुप की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या कैसी है इनकी, सबको पता है आपको कि ऊपर से नीचे, जब अपन ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है अभी बताता हूं, ये आपको कैसे बढ़ती है। देखो बोरोन के अंदर कितनी कोष थी भैया, 2 कोष थी, 2 शेल थी। एल्यूमिनियम के अंदर कितनी कोष होगी, 3 कोष होगी, 3 शेल, मतलब यहां पर क्या है, शेल का नंबर बढ़ गया। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो साइज भी क्या है, बढ़ती जाएगी। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, चलो बना के। ये मान लो एग्जांपल के लिए ये इसका न्यूक्लियस है, थोड़ा गोल बना लेते हैं, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। यहां पर कितनी शेल है, 2 शेल है, ठीक है, तो इसकी साइज इतनी है। अगर इसमें 3 शेल हो जाएं तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, साइज बढ़ गई ना। 4 शेल होंगी तो साइज इतनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साइज और बढ़ गई। ऐसे 5 शेल हो जाएंगी तो साइज और बड़ी हो जाएगी। तो नीचे जैसे जैसे नीचे बन जा रहे हैं ग्रुप के अंदर, बोरोन से, ग्रुप कहां से स्टार्ट हो रहा है, बोरोन से स्टार्ट हो रहा है, नीचे की तरफ थेलियम तक है ना। तो ग्रुप में अपन बोरोन से जब अपन नीचे की तरफ आते हैं तो शेल जो है, एक एक शेल जो वो बढ़ती जा रही है, और जब एक एक शेल बढ़ेगी, कोष बढ़ेगी, तो क्या होगा, साइज एटम की बढ़ेगी, परमाणु का जो आकार है वो बढ़ेगा। समझ में आई या नहीं आई, आई, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूं ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप के अंदर तो क्या होगा, कोष की संख्या बढ़ रही है, शेल्स का नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ेगा तो परमाणु की साइज बढ़ेगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। इसको मिटा देते हैं, चलो जी मिटा दिया, कुछ और तो नहीं मिट गया ना, ये लो जी, अब ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या की अपने ये समझ में आ गई, ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज अपनी बढ़ती है, ये अपन को पता है ना, और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन 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 यहां पर एक एक्सेप्शन है। अरे जब तक एक्सेप्शन ना हो तो केमिस्ट्री कैसे केमिस्ट्री, ठीक है। अभी एक्सेप्शन आ गया, आ जाओ एक्सेप्शन दिखाता हूं क्या एक्सेप्शन है। देखो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो हम बोरोन से एल्यूमिनियम के पास में गए तो हमें क्या दिखा कि बोरोन से बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम, और बड़ा था भी, है ना। बोरोन से एल्यूमिनियम को बड़ा होना चाहिए क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़नी चाहिए। तो बोरोन से एल्यूमिनियम बड़ा ही होता है, ठीक है। बोरोन बड़ा या फिर एल्यूमिनियम बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जब एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम की तरफ गए ना, बोरोन से एल्यूमिनियम तक आए तो साइज बढ़ रही थी, लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आए तो साइज कम हो गई। एल्यूमिनियम और गैलियम में से ज्यादा कौन बड़ा, एल्यूमिनियम बड़ा होता है। होना किसको चाहिए था, गैलियम को बड़ा होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो शेल की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ती है और साइज बड़ी होती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम से और गैलियम में दोनों को होना तो गैलियम को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम बड़ा होता है। रीजन क्या है यहां पर, रीजन ये है, रीजन मैं आपको बता देता हूं, रीजन बताता हूं। चलो डायग्राम बनाते हैं। चलो ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, 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 इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये कौन से हैं, डी ऑर्बिटल है। ये कौन सी है, डी ऑर्बिटल, ठीक बात है। गैलियम की बात कर रहा हूं मैं ना, गैलियम की बात कर रहा हूं। ये मान लो मैंने गैलियम बनाया है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज, आप सबको पता है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव तो अपने नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर भी ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ जोर से खींचेगा। जितनी जोर से खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे तो साइज क्या होगी, कम होगी। लेकिन आप एक चीज यहां पर भी देख रहे हो ना, अंदर बीच में ये इलेक्ट्रॉन भी तो है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींच रहा है, ये बात तो ठीक है आपकी। लेकिन भैया यहां पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन भी तो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाएंगे, धक्का लगाएंगे। पॉजिटिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बीच में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहा है, ठीक है। ये होता है यहां पर, इसको कहते हैं
आवरण प्रभाव कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन गैलियम के अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल मौजूद होती है। गैलियम के अंदर क्या होती है, डी ऑर्बिटल मौजूद होती है। तो डी ऑर्बिटल, यहां पर जो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, धक्का मारने में सक्षम नहीं होते। जितनी जोर से ये इलेक्ट्रॉन अगर धक्का मारते ना तो एटम की साइज क्या है, बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का मारेंगे तो साइज क्या है, बढ़ेगी। लेकिन ये जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धक्का मारने में सक्षम नहीं होते, कमजोर होते हैं, कमजोर आवरण प्रभाव होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। और इसी की वजह से क्या है, ये न्यूक्लियस इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, क्योंकि ये तो क्या है, निकम्मे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं करते। और ये न्यूक्लियस जो है इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या है, कम हो जाएगी। इसी वजह से क्या है, यहां पर एल्यूमिनियम बड़ा होता है और गैलियम क्या है, छोटा होता है, क्योंकि यहां पर क्या डी इलेक्ट्रॉन के कमजोर आवरण प्रभाव के कारण जो गैलियम है वो छोटा होता है। ठीक बात है, चलो जी। ठीक है, और उसके बाद में नीचे जाएंगे हम, तो वो तो ट्रेंड फॉलो हो ही रहा है यहां पे, है ना। चलो जी, फिर बात करें अपन आयनन एंथैल्पी की। आयनन एंथैल्पी की यहां पर आपको ये ध्यान में रखना, ये वाला केस आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम और गैलियम वाला एग्जाम में यही आएंगे ना। ट्रेंड जो आप सबको पता होता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ती है, लेकिन ये यहां पर ये क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम बड़ा होता है, तो यहां पर ट्रेंड अलग हो रहा है, तो ये याद रखना है आपको। फिर बात करेंगे आयनन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनन एंथैल्पी आप सब जानते हो क्या होती है, किसी भी एक गैसियस एटम, न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े वही क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो एक उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ये देखो, इसका ऑर्डर देखो क्या आता है, ऑर्डर क्रम क्या आता है इस ग्रुप के लिए। तो बोरोन की जो आयनन एंथैल्पी है वो सबसे अधिक होती है। क्यों, क्योंकि बोरोन की साइज छोटी, और साइज छोटी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, मुश्किल, क्योंकि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, अगर साइज छोटी होगी तो ये न्यूक्लियस जो इस इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए यहां पर क्या आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। लेकिन फिर बाद में क्या आ गया, टेलुरियम होना, यहां पर किसको चाहिए था, एल्यूमिनियम को, लेकिन टेलुरियम बोल दिया मैंने। यहां पर आगे क्या, थेलियम आ गया, माफी चाहूंगा, थेलियम आ गया। ठीक है, थेलियम कैसे आ गया, ठीक है, थेलियम इसलिए आ गया, थेलियम इसलिए आ गया क्योंकि जैसे गैलियम के पहले डी ऑर्बिटल भरे जा रहे थे, और डी ऑर्बिटल का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, कमजोर आवरण प्रभाव होता है, इस वजह से गैलियम छोटा था। ठीक है, वैसे ही जो आपका थेलियम है, थेलियम के पहले क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल तो होता ही है, डी ऑर्बिटल तो होता है, इसके पास में एफ ऑर्बिटल भी होता है। मैंने कहा गैलियम के पास में डी ऑर्बिटल था, और डी ऑर्बिटल का क्या होता है, पूरा शील्डिंग इफेक्ट होता है, कमजोर आवरण प्रभाव होता है। वैसे ही टेलुरियम बोल रहा हूं वापस, थेलियम के अंदर डी ऑर्बिटल भी होता है और एफ ऑर्बिटल भी होता है। डी ऑर्बिटल का भी कमजोर आवरण प्रभाव और एफ ऑर्बिटल का तो और भी कमजोर क्या होता है, आवरण प्रभाव होता है। इसलिए क्या है, इतना कमजोर आवरण प्रभाव होता है कि इसकी साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। और न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल पकड़ के रखता है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान नहीं होगा, एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या है, यहां पर बोरोन, फिर आपका थेलियम, फिर आपका गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो ये ऑर्डर भी आपका याद रखना है, थोड़ा सा अलग आता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो बोरोन से जब हम एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं, बोरोन से जब हम एल्यूमिनियम आते हैं तो क्या है, घटती है विद्युत ऋणात्मकता, जो क्या है वो घटती है। बोरोन और एल्यूमिनियम में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, बोरोन की ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम से जब हम थैलियम की तरफ जाते हैं तो बढ़ती है। देखो ये रही, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.0, एल्यूमिनियम की कितनी है, 1.5। ठीक है, गैलियम की कितनी है, 1.6, इंडियम की कितनी है, 1.7, और थैलियम की कितनी है, 1.8। अब मैं आपको बता रहा हूं, बोरोन से मैं जब एल्यूमिनियम की तरफ गया तो 2.0 से 1.7 हो गई, सॉरी 1.5 हो गई, तो घट गई ना, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, घट गई। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से मैं गैलियम की तरफ गया तो यहां पर 1.6 से 1.5 से 1.6 हो गया, तो यहां पर बढ़ गई। फिर 1.6 से 1.7 हो गया तो और बढ़ गई, 1.7 से 1.8 तो और बढ़ गई। तो यहां पर ऑर्डर क्या आएगा, यहां पर भी ऑर्डर अलग ही आएगा। कैसे आएगा, बोरोन की सबसे अधिक, तो हमने 2.0 बोरोन की सबसे अधिक है।
फिर उसके बाद में आपका कौन आएगा, थेलियम आएगा, क्योंकि इसकी 1.8 है। 2.0 के बाद में उससे 2.0 से कम क्या होता है, 1.8 होता है, तो यहां पर थेलियम लिख दिया अपन ने। उससे कम आपके इंडियम की तो इंडियम आ गया, उससे कम गैलियम तो गैलियम लगा दिया हमने ऑर्डर में। उससे कम, सबसे कम किसकी होगी, आपकी इंडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो ये जो बक्से में बंद कर रखी है ना, और ये जो बातें जितनी नोट्स में लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हीं को बस याद करके रख जाना, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बोरोन जो है 13वें ग्रुप में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ईएन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो आपको पूछे कि 13वें ग्रुप के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा तत्व है, तो आपको क्या होगा, बोरोन जो है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। वो यहां पर भी पता लग रहा है कि बोरोन की 2.0 है, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे गलनांक की, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। जो आपके 13th ग्रुप है, 13वां समूह है, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट गलनांक का देखते हैं क्या ऑर्डर रहता है, ठीक है। आ जाओ। बोरोन जो है वो अत्यंत कठोर होता है और रंगीन ठोस होता है, ठीक है। बोरोन जो है वो कैसा है, एकदम कठोर है और रंगीन ठोस होता है, ठीक है, कलर्ड होता है। बोरोन का एमपी और बीपी बहुत अधिक होता है। एमपी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, और बीपी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, बहुत अधिक होता है। अधिक तो होगा ही, बता रहा है ना, अत्यंत कठोर है ज्यादा, और रंगीन भी है, ठोस है, ठीक है। कठोर भी है और ठोस भी है बोरोन, तो इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो यहां पर लिख भी रखा है, देखो, बोरोन का सबसे अधिक, उसके बाद में उससे कम किसका, एल्यूमिनियम, उससे कम आपका थेलियम, उससे कम इंडियम, और उससे सबसे कम किसका होगा, गैलियम। आपको याद रखना है, गैलियम का आपका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि गैलियम को आप हाथ में रखोगे ना तो भी वो पिघल जाएगा, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, गल जाएगा, ठीक है। अपनी जो बॉडी के टेम्परेचर से, अपना बॉडी का जो ताप है, उससे भी वो पिघल सकता है, उससे भी वो मेल्ट हो सकता है। इतना कम उसका क्या होता है, गलनांक होता है। ठीक बात है, एक बार वापस रिपीट करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। गलनांक की बात कर रहे हैं, 13वां ग्रुप अपन पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर गलनांक की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बोरोन जो है वो अत्यंत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है और रंगीन ठोस होता है। कठोर होता है और रंगीन ठोस होता है। बोरोन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्यों, कठोर होता है और ठोस होता है। अब बोरोन का तो सबसे अधिक है ही, ठीक है, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर थेलियम, फिर इंडियम, और फिर गैलियम। गैलियम का सबसे कम होता है, आपका गलनांक जो है वो गैलियम का सबसे कम होता है। इतना कम होता है कि आप हथेली में रखोगे तो भी वो पिघल जाएगा, अपनी बॉडी के टेम्परेचर से भी पिघल सकता है, तो इतना कम होता है, ठीक है। बोरोन के बारे में कुछ खास बातें वो देख लो भाई। बोरोन क्रिस्टल में B12 के रूप में मौजूद होता है। एक क्रिस्टल के अंदर बोरोन जो है वो B12, बोरोन के 12 एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो एक मतलब बढ़िया नेटवर्क बना हुआ होता है। इसीलिए क्या है, इस 12 बोरोन आपस में एक नेटवर्क बना के रखते हैं, जाल बना के रखते हैं, इसी वजह से इसका जो गलनांक है वो भी अधिक होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, अधिक होते हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री वो कैसी होती है, आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है, ये मत भूलना। बोरोन की ज्योमेट्री कैसी होती है, एक क्रिस्टल के अंदर बोरोन की ज्योमेट्री कैसी होती है, आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है बोरोन, ठीक है। गैलियम के बारे में एक खास बात, गैलियम का गलनांक कम होता है, ये तो अपन ने पढ़ लिया, बता ही दिया मैंने आपको, क्योंकि यह सरल Ga2 अणु के रूप में मौजूद होता है। जैसे बोरोन जो है एक क्रिस्टल के अंदर B12 12 बोरोन आपस में एक जाल बना के रखते हैं, वैसे ही गैलियम जो है वो सिर्फ 2 गैलियम आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए क्या है, इसका गलनांक भी बहुत कम होता है और जल्दी से गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, और ये कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो अब बात करते हैं इनके घनत्व की। 13वें ग्रुप के बारे में अपन परमाणु त्रिज्या देख लिया, अपन ने आयनन एंथैल्पी देख ली, उसके बाद में अपन ने क्या देख लिया, इनका गलनांक देख लिया, और इनके बारे में विद्युत ऋणात्मकता देख ली अपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली। अब बात करेंगे इनकी घनत्व की, बात करेंगे डेंसिटी के बारे में बात करेंगे ना। तो ग्रुप में नीचे जाने पर घनत्व क्या है, बढ़ता है। ग्रुप में जब अपन नीचे की तरफ जाते हैं, बोरोन से जब अपन थेलियम की तरफ आते हैं, तो घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, डेंसिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। कैसे बढ़ती है ये भी बता देते हैं, चलो आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D=mv, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, D=mv। यहां पर m क्या है, मास, द्रव्यमान है, वॉल्यूम क्या है, यहां पर आयतन है। तो मैं ये कह रहा हूं जब अपन ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनका मास जो है, जो आपके जो तत्व है, इनका मास जो है वो बढ़ता है। बोरोन का मास, बोरोन का द्रव्यमान और एल्यूमिनियम का द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का ज्यादा। और नीचे आएंगे, गैलियम का द्रव्यमान और अधिक होगा, और इंडियम का द्रव्यमान और अधिक होगा, और थेलियम का भी अधिक होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ आते हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो मास बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। अब आप कहोगे कि भैया
ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी साइज भी बढ़ती है, बिल्कुल भैया बढ़ती है। साइज बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इनका आयतन भी बढ़ेगा, तो यहां पर द्रव्यमान भी बढ़ता है, आयतन भी बढ़ता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि द्रव्यमान भी बढ़ता है, इनका मास भी बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है। लेकिन 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 जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बढ़ना वो क्या है, प्रभावी है। यहां पर द्रव्यमान क्या है, प्रभावी। बढ़ते दोनों हैं, द्रव्यमान भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर बढ़ते ना तो इनकी डेंसिटी सबकी क्या होती, एक होती, इनका घनत्व सबका एक होता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, वॉल्यूम बढ़ता तो है, आपका आयतन है वो बढ़ता तो है, लेकिन वो प्रभावी नहीं है। प्रभावी कौन है, मास यहां पर प्रभावी है। मास को अपन ज्यादा देखेंगे तो यहां पर मास बढ़ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती है तो यहां पर जो है ये भी बढ़ेगी, डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक बात है क्या, तो घनत्व है ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको लाइन ही बस ज्यादा नहीं रखनी है। आगे बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, 13वें ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। कौन से एलिमेंट हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। चलो आ जाओ, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक, मैं कह रहा हूं, चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूं ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे किस प्रकार से शो करता है। बोरोन की अपन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, लिख दो भैया 2s2 2p1। अपने जो लास्ट वाली वही लिखेंगे, उससे पहले वाली तो पता ही अपन को ना, अपन को समझना भी है ना। ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p1 ऐसे भरी जाएगी ना, तो s के अंदर 2 है इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आप सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको बनाना है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा जो क्या है, अयुग्मित है। ये वाला क्या है, युग्मित है, दो का जोड़ा बना हुआ है, ये क्या है, अयुग्मित है। तो जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है ना, वही क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लेकिन मैं अगर बोरोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूं, एक्साइटेड स्टेट अभी देखता हूं क्या होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो क्या होगी, मैं इस जोड़े को एक्साइट करूंगा, इस जोड़े को क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। इन दोनों का क्या है, जोड़ा है, इसको क्या मैं करूंगा, मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग कर दूंगा और इसको एक्साइट करके मैं S2 से उठाकर इसको P के अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, देखो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, यहां पर S के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन और P के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। वो यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर यहां हो गया, तीनों इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गए, सिंगल हो गए। और 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, सिंगल हैं, तो डबल होने के लिए क्या है, तैयार हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो अब क्या बनेंगे, यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो ये क्या है, बोरोन क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ऐसे अपन एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जो एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो अपन लास्ट वाली अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 3s2 3p1। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में लिख रहा हूं मैं, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में कितना, यहां पर कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड बना सकता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कैसे भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ये दोनों तो क्या युग्मित है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगी, +1 होगी, आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन एल्यूमिनियम की लिखते हैं ES एक्साइटेड स्टेट में। तो मैं क्या करूंगा, इस जोड़े को क्या करूंगा, अलग अलग करूंगा, इनके बीच में फूट डालूंगा, इनको अलग अलग कर दूंगा, ब्रेकअप करवा दूंगा। तो ये जोड़ा जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, तीनों सिंगल हैं जी, तीनों सिंगल हैं, तीनों बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, फिर बात करें गैलियम की, सेम ऐसे गैलियम में होगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, 4s2 4p1, सेम वैसा ही खेल है ना सारा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दिख रहे हैं भैया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब गैलियम जो है वो यहां पर इनके बीच में थोड़ा रिश्ता थोड़ा गहरा है यार, है ना। तो इनके बीच में इनको सिंगल करना, इनके बीच में फूट डालना थोड़ा आसान नहीं है। लेकिन अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे और क्या करेंगे, इन दोनों कपल के बीच में क्या डालेंगे, फूट डालेंगे और इस जोड़े को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। आसान नहीं है ये, इतनी आसानी से नहीं जाएगा, इनके आसानी से इनके बीच में ब्रेकअप नहीं होगा और ये सिंगल नहीं होंगे। ठीक है, मालूम है, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, और कोशिश करते हैं तो अपन सफल भी हो जाते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं। तो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऐसे इंडियम भी करेगा। ठीक है, 5s2 5p1, ग्राउंड स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर
यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट की जब बात करते हैं अपन, एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है। तो ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ना। तो इंडियम जो है वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। इसको निकालना यहां पर, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां लाना आसान नहीं था, इनके बीच में इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर अयुग्मित करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अपन ने थोड़ा दम लगाया तो ये हो गया। लेकिन फिर बात करते हैं अपन थेलियम की बात करते हैं ना, थेलियम की बात करते हैं ना। तो थेलियम जो है 6s2 6p1 ग्राउंड स्टेट के अंदर ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये +1 ही शो करेगा। क्यों करेगा शो? क्योंकि ये वाला इतना, इनके बीच में रिश्ता इतना गहरा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कि ये कभी अलग हो ही नहीं सकते, तो इनको अलग कर ही नहीं सकते अपन। तो यहां पर ये अयुग्मित होकर यहां नहीं आएंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ एक है, तो यहां पर एक ही बॉन्ड बनेगा, मतलब यहां पर क्या है, सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, है ना। तो बाकी जितने भी अपने वो +3 भी कर सकते हैं, +1 भी कर सकते हैं, लेकिन थेलियम जो है वो सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। समझ में आ गया आपको? चलो, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, ठीक है। तो मतलब आपका जो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ये सारे +1 भी शो कर सकते हैं, +3 भी शो कर सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी। लेकिन थेलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, सिर्फ +1 दर्शाता है। रीजन ये है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, है ना। अक्रम बोल दिया मैंने, सॉरी, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है। अब ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे भी, है ना। तो बंध निर्माण में, बॉन्ड बनाने में, बंध निर्माण में भाग लेने के लिए s कक्षक की अनिच्छा होती है। s कक्षक वाले जो है, s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, उनकी इच्छा ही नहीं होती बॉन्ड बनाने में। जैसे यहां पर देखो थेलियम वाले जो है, इन थेलियम वालों की देखो, ये s वाले जो है अलग ही नहीं हो रहे। अगर ये अलग हो जाते तो ये बॉन्ड बन जाता, 3 बॉन्ड बन जाते, लेकिन इनकी इच्छा ही नहीं है कि हम बॉन्ड बनाएं। तो यही क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, यही क्या है, अक्रिय युग्मित प्रभाव है, ठीक है। और इसी कारण क्या, थेलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, बंध निर्माण में, बॉन्ड बनाने में, ठीक है, जो भाग लेने के लिए s कक्षक की अनिच्छा होती, इच्छा ही नहीं होती उसकी, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन है GX3 INX3 TLX3, ठीक है। इनमें से स्टेबल कौन है, स्थिर कौन है ज्यादा, है ना। तीनों में से ज्यादा स्थिर कौन है, सबको पता होना चाहिए आपको। अभी बताया है। TLX3 स्थिर होगा क्या? अरे TLX3 स्थिर होगा क्या? यहां पर थेलियम जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? कितने बॉन्ड बना रखे हैं थेलियम ने? 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रही है। और थेलियम तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता ही नहीं है, इसलिए ये तो स्टेबल, इससे ज्यादा स्टेबल तो INX3 होगा, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं कि गैलियम और इंडियम में से ज्यादा आसानी से सिंगल कौन बन गए थे? गैलियम जो है वो थोड़ी जल्दी आसानी से सिंगल हो गए थे, और ये थोड़ा सा अपन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी इनको सिंगल करने के लिए। तो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि +3 है वो सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है। आपका जो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, जो इंडियम है, ये +1 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, लेकिन सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? वो +3 है, ठीक है। और थेलियम के लिए +1 है। चलो, अब अगला क्वेश्चन है, बोरोन B+3 आयन क्यों नहीं बना सकता? बोरोन जो है वो B+3 आयन क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बनाता, बताओ भाई। इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उच्च आयनन एंथैल्पी के कारण। उच्च आयनन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होती है, अपन को एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। B+3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं, तो B+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अपन को एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। देखो यहां पर बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है, 1s2 2s2 2p1। अगर मैं बोरोन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं ना, बोरोन में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2। अरे बढ़िया, स्टेबल है, पूरी भरी हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गई, पूरा भरा हुआ इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको मिल गया। अब तो ये राजी है, इससे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा। मैं ये कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि अपन ये एक इलेक्ट्रॉन, P वाला इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल देते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बन जाएगी, 1s2 2s2। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखो, ठीक है, भरी हुई है, बिल्कुल फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड क्या होती है, स्थिर होती है। इसमें से अगर आपको और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या होता है, B+3 आयन नहीं बनता है। ठीक बात है। चलो, अगला क्वेश्चन है भाई, बोरोन की अधिकतम सहसंयोजकता केवल 4 क्यों है जबकि एल्यूमिनियम की 6 होती है ना। बोरोन जो है उसकी अधिकतम सहसंयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंसी। तो बोरोन की अधिकतम जो सहसंयोजकता है वो 4 होती है। सहसंयोजकता मतलब क्या भैया, मतलब यह है कि 4 बॉन्ड बना सकता है,
सहसंयोजकता क्या है? बॉन्ड बनाना ना। तो बोरोन जो है वो अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है। और ये बोरोन एल्यूमिनियम एक ही तो ग्रुप के हैं यार, ठीक है, बोरोन भी उसी ग्रुप का है, 13वें ग्रुप के अंदर बोरोन है, उसी ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम है। लेकिन ऐसा क्यों कि बोरोन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है अधिकतम, लेकिन एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना सकता है? ये भेदभाव क्यों? आजो जी भेदभाव इसलिए है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 2s2 के अंदर अपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, p1 के अंदर अपने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में देखो इसको, एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखो, ये तो ग्राउंड स्टेट होगी ना, एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो 1s2 ये तो रहेगा यही, ठीक है। 2s1 ये वाला जो यहां पर 2s2 था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने p के अंदर ले गए, ठीक है, तीनों को क्या कर दिया अपन ने? सिंगल कर दिया। तो सिंगल कर दिया मतलब 3 तो ये बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अरे कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बना सकते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं कि अयुग्मित? अयुग्मित जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या बना सकते हैं? आपके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। बोले ठीक बात है भैया, तो यहां पर 3 बॉन्ड तो ये बन जाएंगे, ठीक बात है। वे चौथा बॉन्ड कहां से बनेगा? देखो यहां पर एक खाली ऑर्बिटल भी है ना, खाली ऑर्बिटल भी तो है, ठीक है। खाली ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या है? यहां पर ये किसी दूसरे एटम से क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है। तो जो खाली कक्षक होने के कारण यहां पर खाली कक्षक पड़ा है, तो खाली कक्षक के अंदर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और खाली कक्षक के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहां पर 3 तो क्या हो जाएंगे? 3 तो क्या हो जाएंगे? आपके कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा? यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो अधिकतम जो बॉन्ड कितने बन गए? अधिकतम जो इसकी कोवेलेंस है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक बात है। ठीक, अब एल्यूमिनियम की 6 कैसे होती है वो देखो भाई। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ध्यान से। 3s2 3p1 से अपन को मतलब है, ठीक है। चलो ये तो उसकी ग्राउंड स्टेट में होगी, एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं। इसको सिंगल करके अपन यहां ले आए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, ठीक बात है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। तो 3 तो क्या हो जाएंगे? आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे भैया, ये तो पता है, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। बाकी के 3 कहां से बनेंगे? आपने कहा कि एल्यूमिनियम अधिकतम 6 बना सकता है, 3 का हिसाब तो मैं दिख रहा है कि 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। तो मैंने कहा ये देखो, इसके बाद में खाली कक्षक पड़ा है, तो ये क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, तो कौन सा बॉन्ड बना करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करता है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? 4 बॉन्ड। भैया अभी भी 4 बॉन्ड ही बने, 6 कहां बन गई? तो मैंने कहा और देखो ध्यान से कि ये क्या है? कौन सा शेल है भैया? ये तीसरी शेल है, तीसरा कोष है। मैंने कहा ठीक बात है, तीसरी शेल है। और तीसरी शेल के अंदर कौन होता है? डी कक्षक भी तो होता है। यहां पर क्या है? 3d भी तो है, ठीक है। तो 3d ऑर्बिटल भी तो खाली पड़ी है। 3d ऑर्बिटल के अंदर भी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे इसने इस खाली ऑर्बिटल के p वाली खाली ऑर्बिटल के अंदर इसने बाहर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, वैसे d के जो आपके कक्षक हैं इनके अंदर भी क्या है? ये एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी क्या है? बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो 3 यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, 3 यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएंगे? 6 बॉन्ड बनते हैं यहां पर, है ना। तो एल्यूमिनियम के क्या है? 6 बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। डी कक्षक यहां पर उपलब्ध है। अब आप कहोगे भैया ऐसे तो ये बोरोन भी तो यहां पर 4 बॉन्ड क्यों दिखाया आपने? यहां पर भी तो डी लगा सकते थे आपने। अरे ध्यान से देखो, ये क्या है? दूसरी शेल का है। 2d नाम की कोई चीज होती है क्या? अरे कुछ नहीं होता, 2d होती ही नहीं, ठीक है। यहां पर देखो तीसरी शेल है, 3d तो होता है, इसलिए इसको 3d में इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो आपके जो यहां पर डी कक्षक था नहीं, बोरोन के पास में डी कक्षक था नहीं, इसलिए इसका अधिकतम 4 होती है, और इसके पास में डी कक्षक था इसलिए इसके पास में 6 अधिकतम संयोजकता है। अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि भैया यहां पर देखो 5 1 2 3 4 5 कमरे खाली हैं, तो 5 बॉन्ड बना लो पूरे, ठीक है। यहां पर क्या 5 बॉन्ड बना लो पूरे? मैंने कहा नहीं, 5 बॉन्ड पूरे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर 5 को भरना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, ऊर्जा का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इतना क्या है? डी ऑर्बिटल के अंदर आप नहीं भर सकते, ठीक है। इसलिए यहां पर 3 बॉन्ड ही बनेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो तो 6 यहां पर समझ में आ गया। चलो अब बात करेंगे इनकी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं ना। तो जो आपके 13th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 13वें ग्रुप के जो तत्व है उनके रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। पहली रिएक्शन है वायु के साथ में इनकी अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन विद एयर, हवा के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं देखो ध्यान से। तो अशुद्ध जो बोरोन है, अशुद्ध बोरोन जो है वो ऑक्साइड बनाता है। अशुद्ध बोरोन, शुद्ध बोरोन नहीं, अशुद्ध बोरोन जो है वो हवा के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बना देता है। वापस सुनो ध्यान से, हवा के साथ में रिएक्ट करेगा कौन है? अशुद्ध बोरोन जो है वो हवा के साथ में रिएक्ट करता है, वो क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। फिर बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हवा के साथ में कैसे रिएक्शन करता है? एल्यूमिनियम जो है वो अभिक्रिया करता है, ठीक है, और ऑक्साइड बना लेता है अपने ऊपर, ठीक है, और उसके बाद में आगे क्रिया से बचाती है। अभी समझाता हूं कैसे।
अपने पास में क्या है जी, ये एल्यूमिनियम है, अपने पास में क्या है, ये एल्यूमिनियम, मान लो एल्यूमिनियम का टुकड़ा है। एल्यूमिनियम जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, हवा के साथ में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, अपने ऊपर क्या बना लेगा, एक ऑक्साइड की एक परत बना लेगा। ऑक्साइड क्या बना लेगा, एक परत बना लेगा। वापस कह रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम जो है वो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा वो हवा के साथ में रिएक्शन करेगा और अपने ऊपर क्या बना लेगा, एक ऑक्साइड की एक परत बना लेगा। ऑक्साइड की अपने ऊपर एक परत बना ली तो अब जो है वो हवा के कांटेक्ट में और नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या बन गई, एक क्या बन गई, परत बन गई। तो वो हवा जो है अब इस परत के कांटेक्ट में आएगी, अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो क्या रहेगा, शेफ रहेगा। तो जैसे ही एल्यूमिनियम हवा के कांटेक्ट में आता है वो हाथों हाथ क्या कर लेता है, एक ऑक्साइड की अपने ऊपर एक परत बना लेता है, तो उसके आगे रिएक्शन नहीं हो पाती। ऑक्साइड की परत बन गई तो अब वो ऑक्साइड की परत क्या है, इसको बचाती है, आगे रिएक्शन नहीं होती है ना। तो ये एल जो एल्यूमिनियम जो अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है जो इसे आगे क्रिया से बचाती है। ठीक है, गैलियम और इंडियम की बात करें, बोरोन की बात कर ली। बोरोन तो जो अशुद्ध बोरोन है वो क्या ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है जो आगे इसको रिएक्शन नहीं करती। और गैलियम और इंडियम की बात करें तो ये रिएक्ट नहीं करते, हवा के साथ में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, थेलियम की बात करते हैं। थेलियम भी वही एल्यूमिनियम की तरह, थेलियम भी वही काम करता है, एल्यूमिनियम की तरह सतह पर क्या बना लेगा, ऑक्साइड की एक परत बना लेगा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम करता है अपने ऊपर एक परत बना लेता है, अपनी सरफेस के ऊपर, अपनी सतह के ऊपर एक परत बना लेता है ऑक्साइड की, वैसे ही थेलियम भी क्या करता है, अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। ऑक्साइड की परत बनाने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाएगी तो ये खराब हो सकता है ना। तो थेलियम क्या करते हैं, थेलियम को प्योर फॉर्म में रखने के लिए कि भाई ये ऑक्साइड ना बनाए, इसलिए क्या करते हैं, इसको तेल के अंदर संरक्षित किया जाता है इसको। ठीक है, तो जो थेलियम है वो सतह पर अपनी ऑक्साइड की लेयर, जैसे इसको हवा में लाओगे तो वो अपने ऊपर क्या बना लेगा, ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। तो ये ऑक्साइड की लेयर ना बने इसलिए इसको क्या रखते हैं, तेल के अंदर संरक्षित करते हैं ताकि हवा के कॉन्टेक्ट में ना आए। तो बोरोन, अशुद्ध बोरोन तो ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम का बताया दिया मैंने आपको, गैलियम और इंडियम रिएक्ट नहीं करते। चलो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, हवा के साथ में कर ली, अब जल के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं बात करते हैं, रिएक्शन विद एयर। तो बोरोन जो है वो पानी या भाप के साथ में रिएक्ट ही नहीं करता, चाहे पानी दे दो बोरोन को, चाहे आप भाप दे दो। बोरोन को अपन ने लिया, एक एक की बात करें, देखो पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं ना। तो बोरोन जो है वो चाहे आप पानी ले आओ चाहे भाप ले आओ, ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, बोरोन का तो हो गया। एल्यूमिनियम जो वो ठंडे के साथ भी रिएक्ट कर लेता है ना, ठंडा पानी ले आओगे ना तो भी वो क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। बोरोन जहां पर जल और भाप दोनों के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा था, एल्यूमिनियम जो वो ठंडे जल के साथ में भी क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। गैलियम और इंडियम की बात करें, गैलियम और इंडियम की जब हम बात करते हैं, जब तक हवा मौजूद न हो ठंडे या गर्म पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, गैलियम और इंडियम की जब हम बात करें, इनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं पानी के साथ में, तो जब तक हवा नहीं मिलेगी ना इनको, तब तक ये पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे इनको हवा मिल जाएगी पानी के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो गैलियम और इंडियम के बारे में बात कर रहे हैं अपन। देखो बोरोन तो पानी और भाप दोनों के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, एल्यूमिनियम जो ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट कर जाता है, लेकिन गैलियम और इंडियम जो है जब तक हवा नहीं मौजूद होगी तब तक ये क्या ठंडे या गर्म पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। थेलियम के बारे में बात करें तो ये नम हवा के साथ में भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, थेलियम को पानी नहीं चाहिए, वो नम हवा के साथ में रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, थेलियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना। जनरली आपकी जो 13वें ग्रुप है इनके हाइड्रोक्साइड कैसी होंगी, ऐसी होंगी, लेकिन थेलियम कैसा बनाता है, TLOH बनाता है। ठीक है, TLOH थ्राइस नहीं बनाता, TLOH बनाता है। ये क्यों नहीं बनाता, ये क्यों नहीं बनाता, क्योंकि यहां पर जो वो थेलियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, +3 में आ गया, और आप सबको पता है थेलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता ही नहीं है, कौन सी दिखाता है, +1 दिखाता है। ठीक बात है, चलो जी अब बात करेंगे अम्लों की क्रिया। ठीक है, आपकी जो एसिड्स हैं इनकी क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो बोरोन जो है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं, अभी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन सी होती हैं, वो है आपकी डाइल्यूट HCl हो गई, डाइल्यूट H2SO4 हो गई। तो इनसे क्या प्रभावित नहीं होता, इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बोरोन को। ठीक है, बोरोन जो है अपन अम्लों की क्रिया बात करें कि अम्ल के साथ में कैसे क्रिया करेगा, जो आपका 13वां ग्रुप है वो अम्ल के साथ में कैसे क्रिया करेगा, और 13वें ग्रुप के अंदर जो एक एक एलिमेंट है सबके अपन एक एक करके बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बोरोन है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन से हैं, जैसे डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया, इनके साथ इनका कोई प्रभाव ही नहीं है, इनसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा किस पर, आपके बोरोन पर। तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो बोरोन तो रिएक्ट ही नहीं करता किसके साथ में, जो आपके नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है इनके साथ में रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम ये अम्ल के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं और H2 गैस बना लेते हैं। ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूं कि जो बोरोन है
वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 इनके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई प्रभावी नहीं होता है बोरोन पर इनका ना। ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम ये चारों जो है वो अम्ल के साथ में क्या है रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं H2 गैस बनाते हैं। जैसे ये रिएक्शन देख लो, एल्यूमिनियम है प्लस HCl 6HCl, ठीक है, और क्या बन जाएगा AlCl3 और साथ में H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर लेते हैं। अब बात करें ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ये तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की बात हो गई जैसे डाइल्यूट HCl H2SO4। अब बात करें ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन सी है, ये है आपकी कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां पर कौन सी थी डाइल्यूट थी, यहां पर कौन सी है कंसंट्रेटेड सांद्रित है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन सी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। सभी तत्वों के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। ये जो एसिड्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ये इन सब के साथ में बैंगन, आलू, गाजर, थैला, जो बोरोन आपके एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम, गैलियम, ये सब के साथ में क्या कर लेती हैं रिएक्ट कर लेते हैं। जबकि यहां पर देखो बोरोन यहां पर नाटक कर रहा था नॉन ऑक्सीडाइजिंग के साथ में। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की जब बात आती है तो बोरोन क्या रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की बात आती है ना तो वो सबके साथ में रिएक्ट कर लेती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन सी है आपके कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, इस टाइप की जो एसिड्स हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम और गैलियम जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तब ऑक्साइड बना देते हैं और कम रिएक्टिव हो जाते हैं। कैसे, अभी बताता हूं। एल्यूमिनियम और गैलियम की जब हम रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, ठीक है, वापस सुनो ध्यान से, जब अपन एल्यूमिनियम और गैलियम की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में तब क्या होता है वो देखो, जगह मिल जाएगी क्या यहां पे, चलो यहां पे लिखता हूं। गैलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, इनकी हम रिएक्शन जब करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो क्या करते हैं, मान लो ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, इसको मैंने किस में डाला HNO3 के अंदर डाल दिया, HNO3 के अंदर डाल दिया, तो क्या करेगा एल्यूमिनियम, क्या कर देगा अपने ऊपर क्या बना लेगा एक ऑक्साइड की परत बना लेगा। एल्यूमिनियम अपने ऊपर क्या बना लेगा ऑक्साइड की परत बना लेगा, और ऑक्साइड की परत बनाने से क्या होगा, ऑक्साइड की परत बनाने से क्या होगा, जो अंदर का एल्यूमिनियम है ना ऊपर ऊपर क्या है, इसने जल्दी से रिएक्शन करी HNO3 के साथ में और क्या बना ली ऑक्साइड की परत बना ली। अब क्या होगा एल्यूमिनियम क्या अंदर से क्या रिएक्ट नहीं कर पाएगा किसके साथ में HNO3 के साथ में, क्यों, क्योंकि HNO3 जो है वो अंदर के एल्यूमिनियम के साथ में कॉन्टेक्ट बना ही नहीं पाएगा, क्यों, बाहर क्या आ गई ऑक्साइड की एक परत लग गई, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम और गैलियम कर लेते हैं ऐसा काम, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। एक मिनट कलर जा रहा है यार पीछे का, कलर नहीं जाना चाहिए, चलो ठीक है। चलो एल्यूमिनियम और गैलियम जो है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में मिलकर क्या कर लेते हैं ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं और क्या कम रिएक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। बोरोन की जब अपन HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनती है H3BO3 बनती है। आप सुनो ध्यान से, बोरोन की जब हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में तो क्या बनता है H3BO3, और ये H3BO3 का नाम बता दूं, इसका नाम है बोरिक एसिड, आगे बात करेंगे ना, बोरिक एसिड बनती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की जब हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ में तो क्या बनता है Al2SO4 और 3H2 H2O बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। चलो क्षार के साथ में क्रिया, अब एसिड के साथ में हमने क्रिया देख ली, क्षार के साथ में देखते हैं रिएक्शन विद एल्कलीज। बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम क्षार के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम ये तो क्षार के साथ में क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, लेकिन इंडियम और थेलियम जो वो रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम क्षार के साथ में रिएक्ट करेंगे और इंडियम, थेलियम ये रिएक्ट नहीं करते हैं। चलो जी ये रिएक्शन आप देख लो, 2M NaOH यहां पर क्या क्षार है तो यहां पर M क्या एक मेटल ले लिया अपन ने, ठीक है, H2O, ठीक है, क्या बन जाएगा 2NaMO2 H2 बन जाएगा। यहां पर M क्या हो सकता है एल्यूमिनियम और गैलियम हो सकते हैं ना, तो एल्यूमिनियम और गैलियम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, क्षार के साथ में, तो उनके लिए ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। भैया आप बताओ कि बोरोन भी तो करता है रिएक्शन, उसके लिए ये वाली रिएक्शन है। तो बोरोन जब इसके साथ में रिएक्शन करता है किसके साथ में क्षार के साथ में जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है सोडियम बोरेट बनाता है, क्या बनाता है सोडियम बोरेट। तो ये आपके एल्यूमिनियम गैलियम की रिएक्शन है और ये बोरोन के लिए रिएक्शन है जब क्षार के साथ में रिएक्ट करता है। चलो अब बात करेंगे ग्रुप 13 के तत्वों के यौगिकों के बारे में बात करेंगे ना, ये अपन ने इनकी जनरल प्रॉपर्टीज देख ली, इनके बारे में अपन ने बात कर ली, अलग अलग अभिक्रिया अपन ने देखी। अब अपन बात करेंगे इनके इन तत्वों के यौगिकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में, है ना, इनके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे ऑक्साइड्स, ठीक है। बोरोन की ऑक्साइड देखो B2O3 Al2O3 Ga2O3 In2O3 और थेलियम आपके थेलियम ऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्साइड्स हैं
किसके ऑक्साइड्स हैं? 13वें ग्रुप, 13वां ग्रुप पढ़ रहे हैं तो 13वें ग्रुप की ऑक्साइड्स हैं सबकी, ठीक है। अब अपन को मेन अपन को बात क्या याद रखनी है? बात आपको ये याद रखनी है कि कौन सी ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सी ऑक्साइड जो है वो अम्लीय है, कौन सी क्षारीय है, कौन सी उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक, जिसमें क्षार वाले गुण भी हो और आपके अम्ल वाले गुण भी हो, ठीक है। तो यहां पर B2O3 जो है वो अधिक तो अम्लीय होती है लेकिन थोड़ी सी क्षार भी होती है, कम क्षार होती है ना। Al2O3 जो है वो Ga2O3 है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड ये उभयधर्मी होती हैं, उभयधर्मी एम्फोटेरिक होती हैं, ठीक है। इनमें क्षार वाले गुण भी हैं और अम्ल वाले गुण भी हैं। और बात करें अपन इंडियम ऑक्साइड और थैलियम ऑक्साइड की, ये क्षारीय होती है। तो ये आपको याद रखनी है ऑक्साइड्स किसकी? 13वें ग्रुप की। आपके ऊपर वाली कौन सी ऊपर वाली? बोरोन ऑक्साइड क्या होती है? अम्लीय। फिर दो नीचे वाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड क्या होती है? उभयधर्मी। और सबसे दो नीचे वाली इंडियम ऑक्साइड और थैलियम ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय होती है। तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। बोरोन ऑक्साइड अम्लीय, ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड उभयधर्मी। उसके बाद में इंडियम ऑक्साइड और आपके थैलियम ऑक्साइड ये आपकी क्षारीय। अब एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर जो Tl2O3 बना रखा है, थैलियम ऑक्साइड बना रखी है, यहां पर थैलियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आप सबको पता है थैलियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनाता, ये क्या? अस्थिर होगा। ये जो थैलियम ऑक्साइड बनती है अस्थिर होती है ना, अनस्टेबल होती है। चलो जी, ऑक्साइड की बात कर लिए, बात करेंगे हाइड्रोक्साइड की। किसकी हाइड्रोक्साइड? 13वां ग्रुप पढ़ रहे हैं, 13वें ग्रुप की हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। चलो जी, बोरोन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब की बात करेंगे, है ना। अब आपको मेन बात क्या याद रखनी है वो देखो ध्यान से। बोरोन हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होती है? कमजोर अम्लीय होती है। अम्लीय तो होती है लेकिन थोड़ी कमजोर होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और गैलियम हाइड्रोक्साइड कैसी होती हैं? उभयधर्मी होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया उभयधर्मी होती हैं। वैसे ऑक्साइड जैसा ही है यहाँ पर भी, है ना, उभयधर्मी होती है, एम्फोटेरिक, है ना। इंडियम हाइड्रोक्साइड और थैलियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होती है? क्षारीय होती हैं, ठीक है। अब यहां पर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी? आपकी बोरोन हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ठीक है, जिसको बोरिक एसिड भी कहा जाता है। थोड़ी देर पहले हम कहते हैं इसको H3BO3 भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दो चाहे, या फिर BOS3 होल थ्राइस लिख दो, ठीक है। बोरिक एसिड है ये, ठीक है। जब हम बोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं पानी के साथ में, जब हम बोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं पानी के साथ में, तो क्या बनता है? BOH, ठीक है, 4 नेगेटिव बनता है और साथ में H+ मिलता है अपन को, ठीक है। तो जनरली जब हम पानी की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ में करवाते हैं, ये एसिड है यहां पे, तो सामान्यतः क्या होता है, जब अपन किसी एसिड की पानी के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक H+ मिलता है, और वो H+ किसका होता है? वो एसिड का होता है, ठीक है। जब भी कोई एसिड की रिएक्शन हम पानी के साथ में करवाते हैं तो हमें एक H+ प्राप्त होता है, और वो H+ कहां से निकला हुआ होता है? एसिड से निकला हुआ होता है। इस प्रकार की एसिडों को क्या कहते हैं अपन? प्रोटिक एसिड कहा जाता है। आ जाओ जी, प्रोटिक एसिड क्या होती हैं? जो एसिड पानी में डालने पर अपना H+ दे दे। जो एसिड पानी में डालने पर, जिस कोई भी एसिड अपने पास मैंने पानी में डाली तो मुझे H+ प्राप्त हुआ, वो H+ कहां से आएगा? वो उस एसिड से आएगा ना। तो ऐसी एसिड जो पानी में डालने पर अपना H+ दे दे, उसको क्या कहेंगे? प्रोटिक एसिड कहा जाता है। बोले ठीक बात है, ठीक बात है भैया। लेकिन जो आपकी बोरिक एसिड होती है ना, वो क्या होती है? अप्रोटिक एसिड होती है। क्या होती है? अप्रोटिक एसिड होती है। यहां पर ए लगाना रह गया, ये क्या होती है? अप्रोटिक एसिड होती है। अप्रोटिक एसिड होती है। क्यों अप्रोटिक एसिड होती है? प्रोटिक एसिड किसको कहेंगे? जो पानी में डालने पर अपना H+ दे दे। तो आप कहोगे भैया यहां पर जो H+ आ रहा है इसने भी तो दे दिया ना, पानी में हमने डाला बोरिक एसिड को, तो यहां पर अपन को H+ मिल गया। मैंने कहा ये H+ मिलता तो है अपन को, लेकिन ये H+ है किसका? ये H2O का है, ठीक है। ये किसका है? पानी से मिला है। कैसे मिला है? ध्यान से देखना। जब हम बोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ में, तो ये क्या करता है? H2O तोड़ते हैं एक बार, OH और H। चलो इसको ऐसे लिखते हैं। H2O में क्या है? एक OH है और एक क्या है? H है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? ये बोरिक एसिड जो है इस OH को तो क्या कर लेगा? ले लेगा। इस H को तो OH को ले लेगा अपनी तरफ, अपने पास में। बचा क्या? ये H। ये H जो है ये वाला है जी, ठीक है। जो अपन को एसिड से मिलना चाहिए H, वो एसिड से नहीं आया है, ये किससे आया है? वाटर से आया है ना। तो ये वाटर का H+ है, इसलिए इसको क्या कहा है? अपने अप्रोटिक एसिड कहा है। प्रोटिक एसिड तो वो होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? वो पानी में डालने पर अपना H+ दे देती हैं। इसने नहीं दिया तो ये अप्रोटिक एसिड है, ठीक है। चलो बात करते हैं फिर हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं। हैलाइड्स किसकी हैलाइड्स? और 13वां ग्रुप पढ़ रहे हो, 13वें ग्रुप की हैलाइड्स, ठीक है। चलो जी आ जाओ। BH3, LH3, GH3, NH3 और TLX3 ये क्या होगी? अस्थिर होगी। क्यों? यहां पर जो थैलियम वो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है? +3 में है। +3 यहां पर बनती नहीं, इसलिए अनस्टेबल है। चलो
जब हम ऊपर की नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रुप में नीचे जाने पर लेविस एसिड गुण क्या है, कम होते हैं। जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होते हैं, लेविस एसिड के गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, आ जाओ, लेविस एसिड के गुण क्या है, ये लेविस एसिड क्या है अभी दिखाता हूं आपको लेविस एसिड क्या है। बोरोन को देखो जी, बोरोन देखो 3x से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। अब इस गोल चक्कर में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। बोरोन के पास में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। और किसी भी एटम को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भैया, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके बाद में कितने बन रहे हैं, बॉन्ड बनाने के बाद में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अभी इसके पास में कमी है जी, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है इसके पास में कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो क्या कहते हैं अपन, लेविस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहा जाता है। वापस बोल रहा हूं, बोरोन के पास में बॉन्ड बनाने के बाद में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी जिनके पास में होती है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहते हैं अपन, लेविस एसिड कहा जाता है। ठीक बात है, ठीक है। लेविस एसिड क्या होते हैं वो समझ में आ गया आपको। अब मैं ये कह रहा हूं, जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो क्या होगा, लेविस एसिड के गुण क्या होंगे, कम होंगे। मतलब सबसे जो बढ़िया लेविस एसिड होगी कौन होगी, BX3। उससे कम कमजोर कौन होगी, LX3। GX3 और कम हो जाएगी, INX3 और कम हो जाएगी। आ जाओ, ग्रुप 13 के जो हैलाइड्स हैं वो लेविस एसिड प्रकृति के होते हैं। मैंने आपको बता दिया लेविस एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन उनको एक्सेप्ट करना होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, इसलिए लेविस एसिड है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक ये ऑर्डर है जी, ठीक है, ये ऑर्डर है आपके सामने, क्वेश्चन ही मान लो, इन सब में, इनमें से सबसे ज्यादा जो लेविस एसिड के गुण है वो किसके अंदर होंगे, तो BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, BI3 है। सबसे अधिक किसके अंदर होंगे, BI3 के अंदर होंगे। ठीक है, BF3 के अंदर क्यों नहीं होंगे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और वो चर्चा अपनी शुरू होती है किससे, बैक बॉन्डिंग से शुरू होती है। ठीक है, BF3 बनाते हैं जी, BF3 को, बोरोन है, F है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग क्या होती है अभी मैं बताता हूं आपको। बैक बॉन्डिंग कब होती है, ध्यान से सुनना। एक एटम, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है भैया, देखो बैक बॉन्डिंग होने के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सुन लो। पहली कंडीशन है कि 2 एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। भैया बॉन्ड तो बना हुआ है, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड तो बना हुआ है, मतलब ठीक है, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन कि एक के पास में क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। भैया बोरोन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास में खाली ऑर्बिटल है, ठीक है, तो बोरोन के पास में खाली ऑर्बिटल है। और दूसरे के पास में भरा हुआ ऑर्बिटल होना चाहिए। भैया फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन है, उसके पास में भरा हुआ ऑर्बिटल है, ठीक है। पहली कंडीशन, दोनों के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, भैया बॉन्ड भी है। दूसरी कंडीशन कि एक के पास में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास में भरा हुआ ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि एक दूसरे पीरियड का होना चाहिए और दूसरा या तो दूसरे पीरियड का हो या फिर एक, देखो पहली कंडीशन दोनों के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, ठीक बात है। दूसरी कंडीशन कि एक के पास में खाली ऑर्बिटल, दूसरे के पास में भरी हुई ऑर्बिटल, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो या तो दूसरे पीरियड का हो, ठीक है, और दूसरा एटम जो है या तो दूसरे का हो या फिर तीसरे का हो सकता है, चौथे का हो सकता है, पांचवें का हो सकता है। मान लो फ्लोरीन की जगह दूसरे पीरियड का भी हो सकता है, कोई तीसरे पीरियड का भी कोई एटम हो सकता है, चौथे पीरियड का भी कोई एटम हो सकता है, लेकिन जो यहां पर है ये दूसरे पीरियड का ही होना चाहिए, ठीक है। उनमें से 2 एटम जिनके बीच में बॉन्ड है, उनमें से एक तो दूसरे पीरियड का होना ही चाहिए, ठीक बात है। सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है, दोनों दूसरे पीरियड के हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके पास में क्या है, खाली ऑर्बिटल, इसके पास में भरी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे देगा, इस खाली ऑर्बिटल में दे देगा। तो इसको क्या कहेंगे, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। यहां पर ये बॉन्ड बन गया, इसको क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। और यहां पर देखो इनके बीच में बॉन्ड तो बना हुआ है, ठीक है। और आप सबको पता है कि फ्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल बी पॉजिटिव आ जाएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन पीछे से ये अपना इलेक्ट्रॉन दे भी तो रहा है इसको, ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर देता है। तो अब यहां पर जो है बोरोन जो है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये फ्लोरीन इसको पहुंचा रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रखी है इन्होंने, ठीक है।
तो अब क्या इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट आसानी से नहीं करेगा, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या है लेविस एसिड, ये गुण भी तो कम होंगे। लेविस एसिड होती क्या है, वही तो होती है इसके जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसी को लेविस एसिड कहते हैं। इसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं, कमी नहीं है, तो क्या है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, इसलिए क्या है ये कमजोर क्या है आपकी लेविस एसिड होती है। तो ये 2p के बीच में फ्लोरीन भी 2p का है और बोरोन भी 2p का है, ठीक है। वही मैं बात करूं BCl3, तो यहां पर बोरोन तो 2p का है लेकिन Cl जो है वो 3p का है, तो ये थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसे ये और स्ट्रॉन्ग होती जाती है ना, तो ये लेविस एसिड गुण ऐसे बढ़ते जाते हैं। समझ में आया? चलो, बैक बॉन्डिंग कारण अधिकतम बैक बॉन्डिंग जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर अधिकतम बैक बॉन्डिंग पाई जाएगी, कम से कम लेविस एसिड गुण होंगे। तो BF3 जो है इसके अंदर अधिकतम बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, इस वजह से क्या है ये कम से कम इसके अंदर लेविस गुण है, लेविस एसिड गुण कम से कम है। BF3 का देखो स्ट्रक्चर देखो, बोरोन जो है इसको कभी तो ये वाला जो फ्लोरीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, बैक बॉन्डिंग कर लेता है, कभी ये वाला फ्लोरीन इसके साथ में बैक बॉन्डिंग करता है, कभी ये वाला फ्लोरीन इसके साथ में बैक बॉन्डिंग करता रहता है। तो इनका अलग अलग कभी ये कर लेता है, कभी ये करता है, कभी ये करता है, तो बैक बॉन्डिंग ऐसे तीनों के बीच में चलती रहती है। इसलिए कभी यहां पर डबल बॉन्ड आता है, कभी यहां पर डबल बॉन्ड आता है, कभी यहां पर डबल बॉन्ड आता है, तो इनके बीच में होता नहीं है। कभी इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, जो बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा, बैक बॉन्ड बनेगा, और वो क्या है डबल बॉन्ड की तरह दिखता है ना, पाई बॉन्ड ही होता है वो, ठीक है। तो यहां पर क्या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखते हैं अपन को, आंशिक रूप से डबल बॉन्ड होता है वो, ठीक है। चलो, बोरोन के यौगिकों के बारे में बात करते हैं, बोरोन के कंपाउंड्स के बारे में अपन बात करते हैं। आ जाओ, पहला कंपाउंड है बोरो सेस्क्योक्साइड, इसको या फिर बोरोन ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं, B2O3, या फिर बोरिक एनाहाइड्राइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। पहला कंपाउंड आपको दिख गया, बोरोन का यौगिक पहला समझ में आ गया, बोरिक एनाहाइड्राइड, बोरोन ट्राइऑक्साइड कह दो या फिर बोरो सेस्क्योक्साइड कह दो, ठीक है। अपन को इसकी बात सिर्फ क्या पढ़नी है, प्रिपरेशन पढ़नी है, इसको तैयार कैसे किया जाता है अपन को सिर्फ वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसको, है ना। बोरोन पर इसको तैयार करने के लिए किसको तैयार कर रहे हैं, B2O3 को तैयार कर रहे हैं ना। बोरोन पर ऑक्सीजन की क्रिया करवा लेंगे पहले, तो पहला तरीका क्या है तैयार करवाने का, B2O3 बनवाने का पहला तरीका क्या है कि बोरोन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे, अपन को B2O3 मिल जाएगा। अपने पास में बोरोन है, ऑक्सीजन है, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, क्या मिल जाएगा अपन को, B2O3 मिल जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया प्रिपरेशन करवाने का, तैयार करने का पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड को गर्म करके, ऑर्थोबोरिक एसिड थोड़ी देर पहले अपन ने देखी थी, बोरिक एसिड, ठीक है, जो ऑर्थोबोरिक एसिड है उसको गर्म करेंगे तब भी अपन को B2O3 मिल जाएगा। बोरिक एसिड ये रही जी H3BO3, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड है, इसको रेड हीट करेंगे मतलब गर्म करेंगे, ये तेज है ना, तो क्या मिल जाएगा अपन को, H2O बाहर निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। अगर गर्म करने पर पानी तो निकल ही जाता है ना, वहां उड़ जाती है, ठीक है, तो H2O निकल गया, क्या मिल गया अपन को, B2O3, यही तो बना था अपन को ना। तो जो आपका बोरो सेस्क्योक्साइड है या फिर बोरोन ट्राइऑक्साइड है या फिर बोरिक एनाहाइड्राइड है, इसकी प्रिपरेशन के दो मेथड मैंने आपको बता दिए, दो तरीके बता दिए, या बोरोन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दो B2O3 मिल जाएगा, या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड को आप गर्म कर लो तो भी आपको B2O3 मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगला यौगिक है आपका बोरेक्स, ठीक है। अगला जो आपका यौगिक है, पहला यौगिक अपने देखा, पहला कंपाउंड अपने देखा ये B2O3, दूसरा अपना अगला है बोरेक्स, इसको टिंकल भी कहते हैं, इसको सुहागा, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट भी कहा जाता है ना। चलो, फॉर्मूला देखो भाई, Na2B4O7.10H2O, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। बात करते हैं इसके तैयार कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है बोरेक्स को, ध्यान से देखना भाई। पहला तरीका इसको कोलेमनाइट से बनाया जाता है ना, बनाने का तरीका देखना है अपन को, ठीक है। क्या बनाना अपन को, Na2B4O7 अपन को बनाना है, ठीक है। पहला तरीका क्या है, कोलेमनाइट से अपन बना सकते हैं। अब कोलेमनाइट क्या होता है, ये देखो कोलेमनाइट है Ca2B6O11, Ca2B6O11, ये क्या है, कोलेमनाइट है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं अपन को रोटी बनानी है तो आटा चाहिए होगा ना, तो अपन को वैसे ही यहां पर क्या है, बोरेक्स बनाना है, Na2B4O7 बनाना है, तो अपन को क्या चाहिए, कोलेमनाइट चाहिएगा, ठीक है, कोलेमनाइट ले आए अपन। और साथ में क्या चाहिए अपन को, सोडियम कार्बोनेट चाहिए। कोलेमनाइट और सोडियम कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोरेक्स मिल जाता है जी, ठीक है। आसान है, आसान है। पहला तरीका क्या है बनाने का, भैया कोलेमनाइट से बना लो। मैंने कहा कि हमें भैया अपने बात हुई कि हमें बोरेक्स बनाना है यार, Na2B4O7 बनाना है, तो आपने कहा कि भैया क्या दिक्कत वाली बात है, हमारे पास कोलेमनाइट है, कोलेमनाइट से हम बना लेंगे। तो मैंने कहा कैसे बनाओगे, आपने कहा कि भैया कोलेमनाइट जो है उसकी रिएक्शन करवा देंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और जैसे हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं क्या मिल जाता है, बोरेक्स मिल जाता है, Na2B4O7 मिल जाता है, साथ में सोडियम मेटाबोरेट मिलता है, Na2O2 मिलता है, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक बात है। चलो, एक तो अपन को बोरेक्स यहां मिल गया, और क्या तरीका बोरेक्स बनाने का, इस सोडियम मेटाबोरेट की रिएक्शन जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड, इस सोडियम मेटाबोरेट से हम कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करवाते हैं ना, तब भी अपन को बोरेक्स मिल जाता है, ठीक है। कोलेमनाइट की रिएक्शन अपन ने कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ में, क्या मिला अपन को, बोरेक्स मिल गया, और साथ में सोडियम मेटाबोरेट मिल गया। सोडियम मेटाबोरेट को जब हम CO2 से पास करवाते हैं तभी अपन को क्या मिल जाता है, बोरेक्स मिल जाता है,
ठीक बात है। तो ये पहला तरीका तो कोलमनाइट से हमने बना के देख लिया। चलो अगला तरीका है अपने पास में बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड से भी हम क्या बनवा सकते हैं, बोरेक्स बनवा सकते हैं। बोरिक एसिड क्या है, वही अपनी H3BO3, ठीक है, थोड़ी देर पहले बात करी थी अपन ने। बोरिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, Na2CO3 के साथ में, ठीक है। बोरिक एसिड H3OB3 की रिएक्शन जब अपन Na2CO3 के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें Na2B4O7 मिल जाता है, बोरेक्स मिल जाता है। और अपन को ये तो चाहिए, यही तो अपन को चाहिए। तो पहला तरीका क्या बताया मैंने आपको, कोलमनाइट से बना लो। दूसरा तरीका क्या है, बोरिक एसिड से बना लो, ठीक है। कैसे बनाओगे, H3BO3 की रिएक्शन आप Na2CO3 के साथ में करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2B4O7 मिल जाएगा। ठीक बात है। क्या याद रखना है आपको, बैलेंस करने के लिए आएगी और नहीं आएगी, क्या याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है बोरिक एसिड की रिएक्शन जब अपन सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाते हैं तो अपन को बोरिक्स मिल जाता है, बस। ठीक है, प्रिपरेशन याद होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, गुण के बारे में बात करते हैं। किसके गुण, बोरेक्स के गुण है ना, बोरेक्स पढ़ रहे हैं तो बोरेक्स के गुण की बात करते हैं। चलो, तो बोरेक्स को जब हम पानी के साथ में जल अपघटित होकर ये क्या कर लेता है, क्षारीय घोल बना लेता है। बोरेक्स को जब हम पानी में डालते हैं तो ये जल के साथ में क्या अपघटित हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इसका, और क्या बना लेता है, ये क्षारीय घोल बना लेता है। ठीक है, पानी के अंदर हमने बोरेक्स को डाला, ये जल के साथ में अपघटित होगा और क्या बना लेगा, क्षारीय घोल बना लेगा। ये लो जी अपना बोरेक्स रहा। बोरेक्स को हमने पानी में डाला, H2O में डाला, साथ में थोड़ा सा गर्मी दे दी, इसको हीट कर दिया, क्या मिला अपन को, Na+2OH नेगेटिव। और NaOH क्या होता है, क्षार होता है। आप कहोगे भैया H3BO3 क्या होती है, एसिड होती है। मैंने कहा होती तो एसिड है, लेकिन क्या ऐसी होती है, एसिड होती है, वीक एसिड होती है, कमजोर एसिड होती है। ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, क्षार है। ठीक है, इस घोल के अंदर ये एसिड भी है और क्षार भी है, लेकिन क्षार क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो घोल कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो जब हम बोरेक्स को पानी में डालते हैं तो क्या मिलता है हमें, NaOH मिलता है, क्षार मिलता है, क्षारीय घोल मिल जाता है। चलो ताप की क्रिया करवाएं। अब ताप की क्रिया करवा के देखते हैं किस पर, अरे बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स पर ही करवाएंगे। चलो, ये बोरेक्स है जी, Na2B4O7 और .10H2, डेका हाइड्रेट फॉर्म है। डेका का मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी, तो डेका हाइड्रेट फॉर्म है ना, 10 H2 है ना, इसलिए डेका हाइड्रेट। 60 डिग्री टेम्परेचर या थोड़ी सी गर्मी दी, ठीक है, गर्मी देते हैं तो क्या उड़ता है, पानी उड़ जाता है ना। तो यहां से क्या होगा, क्या बच गया अपने पास में, 10 H2O थे ना, तो क्या बच गया अपने पास में, Na2B4O7 5 H2O, ठीक है, 5 H2O उड़ गए पानी। ठीक है, तो पेंटाहाइड्रेट फॉर्म बच गए अपने पास में। थोड़ी सी और हीट दी, थोड़ी सी और गर्मी दी अपन ने, तो ये 5 H2O जो है ये भी उड़ गए, पानी उड़ गया। ठीक है, क्या बचा अपने पास में, Na2B4O7, और ये थोड़ा सा फूल जाता है, ये थोड़ा Na2B4O7 जो है पानी निकालने के बाद में थोड़ा सा फूल जाता है ना, फूला हुआ मांस लगता है, सफेद कलर का फूला हुआ द्रव्यमान सा लगता है ना, और ये अनहाइड्रस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन ने और हीट किया और गर्मी दी इसको, है ना, तो क्या बन गया, ये NaBO2 बन जाता है, B2O3 बन जाता है, NaBO2 B2O3 बनता है, और ये कैसा दिखता है, ग्लास जैसा पदार्थ दिखता है ना। आपका जो NaBO2 है, B2O3 है। अभी बोरेक्स बी टेस्ट में काम आएगा, तो ध्यान से सुनो, NaBO2 और B2O3 ये ग्लास जैसा पदार्थ होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि Na2B4O7 को अपन जो ताप की क्रिया करने के बाद में जो अपने पास में Na2B4O7 बनता है, ये फूला हुआ सफेद द्रव्यमान सा लगता है, अनहाइड्रस होता है, और NaBO2 B2O3 ये क्या है, ग्लास जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, चलो अब बात करें बोरेक्स बीडी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ये टेस्ट, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, फालतू में हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। अपने पास में क्या है, मेटल सोल्ट है, मेरे पास में क्या है, कोई मेटल सोल्ट है, धातु का कोई सोल्ट है मेरे पास में। अब मुझे नहीं पता कि यार कौन सा सोल्ट है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये धातु का सोल्ट है, मुझे तो पता है मेरे पास में धातु का सोल्ट पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सा सोल्ट है ना। ठीक है, दिखने से नहीं पता लगता, तो वो धातु का सोल्ट कौन सा है उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, बोरेक्स बीडी टेस्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास में धातु का सोल्ट पड़ा था, मेटल सोल्ट पड़ा था, वो मेटल सोल्ट कौन सा है मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने क्या किया, बोरेक्स बीडी टेस्ट कर लिया। कैसे करते हैं, आ जाओ, CuO, ठीक है, ये क्या है यहां पर आपका जो मेटल सोल्ट है वो है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, अभी जो बनाया ना आपने, ये देखो B2O3, ठीक है, इस B2O3 के साथ में करवाएंगे। ठीक है, B2O3 के साथ में रिएक्शन करवाई, ठीक है, और थोड़ी सी हीट दे दी, क्या बना अपने पास में, ये सामान बन गया। इसकी रिएक्शन इसके ऊपर थोड़ा और हीट दे दी, देखो मेरे पास में क्या है, मेटल सोल्ट है। ठीक है, तो इसको मेरे को चेक करना है, अपन ने क्या लिया, B2O3 ले लिया। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, जो ग्लास जैसा पदार्थ है ना, ग्लास जैसा पदार्थ अभी देखा था अपन ने, ये B2O3, इसको लिया अपन ने, दोनों को मिलाया और क्या दे दी, थोड़ी सी हीट दे दी। हीट देने के बाद ये मिला मुझे, इसको थोड़ी और हीट दे दी, हीट देने पर मुझे क्या मिला, CuB2
होल्ट वाइस मिला अपन को, ठीक है। और ये कैसा रंग का दिखा मुझे, ब्लू रंग का दिखाई दिया। किस फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। और इस CuBO2 होल्ट वाइस को मैंने जब और हीट किया तो क्या मिला मुझे, CuB2O3 मिला, ठीक है। और ये कैसा है, ब्राउन रेड कलर का दिखाई दिया मुझे रिड्यूसिंग फ्लेम में, कैसा, ब्राउन रेड कलर का। तो अब ध्यान से सुनो, करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता। जो भी आपके पास में मेटल सोल्ट है उसको आप किसके साथ में रिएक्शन करवा दो, जो ग्लास जैसा पदार्थ अपने पास में थोड़ी देर बना था उसके साथ में B2O3 के साथ में रिएक्शन करवा दो। आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रंग मिलेगा, ठीक है। और वो रंग देख के आप पहचान लोगे कि ये कौन सा क्या है आपका, कौन सा मेटल सोल्ट है। आपको पता नहीं था मेटल सोल्ट था आपके पास में, पता नहीं था आपको कौन सा है, लेकिन आप पता लगा सकते हो रंग देख के, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको ब्लू रंग दिखाई देगा और रिड्यूसिंग फ्लेम में आपको ब्राउन रेड। अब अलग अलग धातुओं के मेटाबोरेट्स का रंग यहां पर अपन को दे रखा है और ये रंग आपको याद करके जाना है, एग्जाम में पूछ सकता है जी कि कौन से आपके मेटल का, कौन से मेटल का कौन सा रंग आ सकता है। देखो ध्यान से, कॉपर के लिए ब्लू रंग आएगा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर बात हो रही है ना, हाँ, रिड्यूसिंग फ्लेम का रंग नहीं है ये, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का है ना। तो कॉपर का ब्लू रंग दिखता है, आपके जो आयरन है इसका ग्रीन रंग दिखता है, ठीक है। और आपका जो कोबाल्ट है इसका ब्लू रंग, ठीक है। निकल का ब्राउन और क्रोमियम का आपका ग्रीन रंग दिखता है। तो ये कलर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जब हम इनके जो सोल्ट होंगे, इनके जब मेटाबोरेट होंगे, जब इनकी अपन इनको गर्म करेंगे तो अपन को ऐसे रंग दिखाई देंगे, ठीक बात है। चलो अब बोरेक्स की संरचना देखते हैं। बोरेक्स के बारे में मैंने सारी बात कर ली, बोरेक्स की संरचना देखते हैं, आ जाओ जी। फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2O। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, अभी दिखाता हूं, इसकी संरचना दिखाता हूं, आ जाओ। बोरोन 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 बोरोन, ठीक बात है। चलो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस बोरोन को एक ऑक्सीजन की मदद से इस बोरोन से जोड़ दो। इस बोरोन को, ऊपर वाले बोरोन को एक ऑक्सीजन बीच में रख के इस बोरोन से जोड़ दो। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे जोड़ दिया। बस इनको नहीं जोड़ना, ये ऊपर वाले जो है ना इनको आपस में नहीं जोड़ना, बाकी सबको ऑक्सीजन बीच में रख के आप जोड़ दो। जोड़ दिया भैया, जोड़ दिया। एक बार थोड़ा सा इसको नीचे कर लूं ताकि मेरे पास जगह बन जाए। जोड़ दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना आपको, अब आपको करना क्या है, सिंपल है जी। यहां पर क्या है, आप OH, यहां पर OH, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3। यहां पर कितने बन गए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो है एक OH और आएगा, एक OH और आएगा और यहां पर भी एक OH आएगा। अब आप कहोगे भैया कि ये वाले OH आपने जोड़े ऊपर नीचे, ये तो हमें समझ में आ रहा था क्योंकि यहां पर जो बोरोन है उसने 2 ही बॉन्ड बना रखे थे, एक और आपने जोड़ दिया तो वो 3 बॉन्ड बना लिए। यहां पर जो है 2 बॉन्ड बना सकता था, ठीक है, 2 बॉन्ड 3 कोवेलेंट बना सकता है, 2 बना रखे थे, एक और बना लिया, 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। यहां पर इन्होंने पहले 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बोरोन के पास में 3 तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से, एक उसके पास में क्या होती है, खाली ऑर्बिटल होती है जिसमें वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। यहां पर क्या करेगा, ये इस OH से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बनता है तीर का निशान लगा के, ठीक है। और यहां पर भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पर क्या बन गए, 4 बॉन्ड बन गए। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अभी पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ नहीं है, बनाते हैं जी पूरा। ठीक है, तो इस बोरोन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बोरोन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव लगा देते चलो। इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। चलो तो नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपन क्या लगा देंगे, यहां पर 2 Na+ लगा देंगे, लगा दी 2 Na+, ठीक है भैया। और यहां पर क्या जाएगा आपका .8H2O, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, बोरेक्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाना होता है, ठीक है। तो Na2B4O7.10H2 ऐसे भी लिखा जाता है बोरेक्स का फॉर्मूला, और इसको ऐसे भी लिखते हैं Na2, जो Na2 बाहर लिख दिया अपने 2, ठीक है, B4 2 4B, ठीक है, O5 5 O गिन लो, 1 2 3 4 5 O आ गए, OH 4 1 2 3 और ये 4 OH हो गए, ये अंदर की तरफ है, और बाहर आपके 8 H2O ये बाहर। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर बनता है, किसका, बोरेक्स का। अब इसमें एक चीज बात और रखी गई, काम की बात,
और वो काम की बात ये है कि ये वाला बोरोन कैसा है, ये वाला बोरोन sp2 संकरित है, sp2 संकरित है। ये वाला बोरोन भी कैसा है, sp2 संकरित है। 3 बॉन्ड बना के sp2 संकरित होगा, sp2 संकरित है। लेकिन ये वाला जो बोरोन है ना वो कैसा है, sp3 संकरित होगा। कैसा होगा, sp3 संकरित होगा। और ये वाला बोरोन भी कैसा होगा, sp3 संकरित होगा। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा क्लास में भाई? ठीक है, चलो अभी तक देख रहे हो तो मजा आ रहा है, अगर अभी तक नहीं देख रहे हो, मैं अकेला ही बोल रहा हूं तो मजा नहीं आ रहा आपको, मतलब छोड़ चुके हो पहले ही। चलो जी, डाइबोरेन के बारे में बात करते हैं। अगला कंपाउंड है, बोरेक्स पढ़ लिया अपन ने, अगला डाइबोरेन B2H6। ठीक है, B2H6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बोरेक्स भी इंपॉर्टेंट ही था, ठीक है, लेकिन इसको भी ध्यान से सुनो, डाइबोरेन को भी ध्यान से सुनना। डाइबोरेन में परमाणु जो है, बोरोन परमाणु जो है उसकी sp3 संकरित होता है। जैसे अपन ने बोरेक्स के अंदर बात करी तो यहां पर sp2 भी था बोरोन, ठीक है, और sp3 भी था। लेकिन डाइबोरेन के अंदर B2H6 के अंदर जो बोरोन है वो कैसा होगा, sp3 संकरित होगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, उसकी संरचना बनाते हैं। चलो, डाइबोरिन की संरचना बनाएं। किसकी संरचना, डाइबोरिन की। कैसे बनती है ध्यान से देखना, बोरोन बोरोन, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। 3 होते हैं इसके पास में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर एक H जुड़ जाएगा, यहां पर एक H जुड़ जाएगा, एक H यहां पर इससे जुड़ जाएगा, एक H यहां से इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। एक H यहां पर होगा, एक H यहां पर होगा, ठीक बात है, ठीक। अब देखो यहां पर देखो जुड़ने वाले 2 हैं, ठीक है, और इनके पास में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन सकता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़ जाए तो इसको कैसे जोड़ेगा, ठीक है। इस कोवेलेंट बॉन्ड से अगर ये जुड़ जाएगा तो इसको कैसे जोड़ेगा, ठीक है। तो इनके पास में, बोरोन के पास में कोवेलेंट बॉन्ड एक है, जोड़ने की जगह 2 बच गई, कैसे जोड़ेंगे भाई, ठीक है, नहीं जोड़ सकते ना। इसके लिए तरीका है, क्या तरीका है, बनाना बॉन्ड बनता है। यहां पे कौन सा कैसा बॉन्ड बनता है, बनाना बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है अभी बताऊंगा, देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूं इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी खाली ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, इस वाले बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और इस बोरोन का खाली ऑर्बिटल। इसके बाद खाली ऑर्बिटल था ही, बिल्कुल भैया खाली ऑर्बिटल है। तो ध्यान से सुनो, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और उसकी खाली ऑर्बिटल, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर एक बॉन्ड बनता है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल है, 1 2 और ये 3, इसका खाली ऑर्बिटल है ना। तीनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, और वो बॉन्ड बनता है ऐसा। और उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, बनाना बॉन्ड, है ना। सेम ऐसे ही यहां बनेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन, पहले इसकी खाली ऑर्बिटल ली थी ना, इस बार इसका इलेक्ट्रॉन, इसकी खाली ऑर्बिटल और इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है बनाना बॉन्ड। कलर दूसरा लेते हैं, चलो। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, बनाना बॉन्ड कहते हैं इसको, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 जुड़ने वाले हैं, इसलिए बनाना बॉन्ड, है ना। यहां पर इसका और नाम भी होता है, 3 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या तो बनाना बॉन्ड कह दो या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। 3 सेंटर दिखा दूं आपको, एक बोरोन एक सेंटर हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक बोरोन हो गया। तो 3 सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके पास में क्या 2 ही है। ऐसे इनके पास में 3 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन इनके पास में 2 ही है। तो ये बनाना बॉन्ड कह दो या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह दो। यहां पर जो आपके बोरोन है, दोनों बोरोन, इनकी हाइब्रिडेशन कैसी होगी, कैसे संकरित होंगी, संक्रमण कैसा होगा, sp3 संकरित होंगे ये, ठीक बात है। चलो जी, प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। डाइबोरेन बनता कैसे है, डाइबोरेन क्या है, B2H6। B2H6 को बनाने के लिए कौन कौन से अपने पास साधन है, कौन कौन से तरीके अपने पास में, वो देख लेते हैं। कुछ रिएक्शंस अपने पास में जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। लिख लिख के याद करोगे, समझ समझ के याद करोगे, याद हो जाती हैं, ठीक है। नहीं याद करोगे, लिखोगे नहीं, लिख लिख याद नहीं करोगे, नहीं होंगी, ठीक है। और आपको बैलेंस तो करना नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कैसे क्या बनता है, ठीक है। LiAlH4, ठीक है, इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं BCl3 के साथ में, तो अपन को क्या मिलता है, LiCl और AlCl3। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को B2H6 से मतलब है, B2H6 मिल जाएगा अपन को। एक तरीका हो गया बनाने का। B2H6 डाइबोरेन बनाने का पहला तरीका क्या है, LiAlH4,
AlH4, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन BCl3 या फिर यहां पर BF3 भी ले सकते हैं। BCl3 तो है, यहां पर अपन BF3 भी ले सकते हैं। यहां पर मैं लिख भी देता हूं और BF3 यहां पर या भी लिख देता हूं, चलो आपके BF3, ठीक है। BCl3 की जगह BF3 भी हो सकता है ना, तो रिएक्शन अपन को मिल जाएगा, अपन को प्रोडक्ट अपन को मिल जाएगा। BCl3 या BF3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपन को B2H6 मिल जाता है। अगला है BCl3 की रिएक्शन अपन H2 के साथ में करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में करते हैं तो अपन को B2H6 मिल जाता है। अगला तरीका है, देखो दो तरीके अपन ने देख लिए, LiLH4 BCl3 या फिर BF3 की रिएक्शन करते हैं तो अपन को B2H6 मिल जाता है। BCl3 की H2 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो अपन को B2H6 मिल जाता है, ये तो अपन को चाहिए। और अगला देखो BF3 और NaH, BF3 और NaH की रिएक्शन अपन करते हैं 450 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो भी अपन को B2H6 मिल जाता है। और औद्योगिक पैमाने पर जब अपन बात करें ना, B2H6 डाइबोरेन को औद्योगिक पैमाने पर बड़े लेवल पर जब बनाया जाता है तो इसी तरीके से बनाया जाता है। BF3 NaH 450 केल्विन टेम्परेचर देके B2H6 बन जाता है और ये औद्योगिक पैमाने पर इस प्रकार से ही बनाया जाता है। चलो अगला तो तरीका वो क्या है, NaBH4 I2 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो अपन क्या मिल जाता है, B2H6 मिल जाता है। और B2H6 तो चाहिए अपन को। लैब के अंदर बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि NaBH4 और I2 का रिएक्शन करवाओ, आपको B2H6 मिल जाएगा। तो ये 4 तरीके हो गए जिनसे अपन ने B2H6 बनाया। पहला LiLH4 और अपन ने BCl3 या फिर BF3 की रिएक्शन करवाई, B2H6 मिल गया। BCl3 की रिएक्शन अपन ने H2 के साथ में करवाई तो भी अपन को B2H6 मिल गया। अगली रिएक्शन BF3 की अपन रिएक्शन NaH के साथ में करवाते हैं 450 केल्विन टेम्परेचर देके तो अपन को क्या मिलता है, B2H6 मिलता है। और यही क्या औद्योगिक पैमाने पर काम में लिया जाता है। अगली रिएक्शन NaBH4 I2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो भी अपन को B2H6 मिल जाता है। लैब के अंदर बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। चलो गुण के बारे में बात करते हैं। किसके गुण, डाइबोरेन के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। चलो जी आ जाओ। सिर्फ कम तापमान पर ही स्थिर होता है, जो डाइबोरेन है वो कम तापमान पर ही स्थिर होता है ना। ज्यादा तो आप टेम्परेचर अधिक बढ़ा दोगे तो इस डाइबोरेन क्या है, लड़खड़ा जाएगा, जी स्थिर नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना है सिर्फ कम तापमान पर स्थिर होता है, रंगहीन होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं होता डाइबोरेन का, अत्यधिक विषैला होता है, विषैला पदार्थ है जी, ठीक है डाइबोरेन। अब इसकी कुछ रिएक्शंस है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। B2H6 की जब अपन H2 के साथ में B2H6 को पानी में डाल दो जी, B2H6 अपने पास डाइबोरेन है, मैंने पानी में डाल दिया, क्या देखा होता देखते हैं। H2 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, H3BO3 बन जाता है। H3BO3 क्या होता है, बोरिक एसिड बन जाती है, ठीक है। तो B2H6 को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, बोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। चलो B2H6 को अपन रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ में है ना, तो अपन को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या मिलता है, BCl3 मिल जाता है अपन को, ठीक है। B2H6 की रिएक्शन अपन अमोनिया के साथ में करवाते हैं तो अपन को ये मिलता है, ठीक है। B2H6 की रिएक्शन अपन अमोनिया एक्सेस में लेकर करवाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, B2H6। और ये आयनिक सफेद ठोस है, ये आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। B2H6.2NH3 ये क्या है, आयनिक सफेद ठोस होता है, एग्जाम में आ सकता है, याद होना चाहिए आपको। तो ये क्या होता है, आयनिक सफेद ठोस होता है। कब बनता है ये, अपन एक्सेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या लेते हैं, NH3 ले लेते हैं। B2H6 की रिएक्शन जो अपन NH3 के साथ में करवाते हैं, एक कंडीशन तो एक्सेस में तो NH3 लिया ही है भैया, अपने इसमें भी लिया था, हाँ एक्सेस में NH3 लिया, लेकिन साथ में अपन ने हाई टेम्परेचर भी दे दिया, तापमान भी अधिक कर दिया अपन ने, तो क्या बनेगा, BNX बनेगा, बोरोन नाइट्राइड बनेगा। और ये जो BNX है, बोरोन नाइट्राइड है, ये ग्रेफाइट जैसी संरचना होती है। बोरोन जो नाइट्राइड है इसकी कैसी संरचना होती है, ग्रेफाइट जैसी संरचना होती है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट जैसी संरचना किसकी होती है, तो BNX जो आपकी बोरोन नाइट्राइड है इसकी क्या होती है, ग्रेफाइट जैसी संरचना होती है। अगला देखो B2H6 की NH3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे भैया, अपन ने यहां पर भी कराई थी, तो मैंने कहा यहां पर देखो रेशियो में लिया अपन ने, NH3 कितने हैं, 2 NH3 लिए तो अपन ने 1 B2H6 ले रहे हैं ना, NH3 2 ले रहे हैं तो B2H6 एक ही ले रहे हैं ना, और हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा अपन को, B3N3H6 मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, B3N3H6 मिलता है। क्या नाम है इसका, बोराजीन नाम है। क्या नाम है इसका, बोराजीन। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन जैसा संरचना है बनती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, बेंजीन जैसा बनता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। वापस सुनो ध्यान से, B2H6 की रिएक्शन जब अपन NH3 अमोनिया के साथ में करवाते हैं और रेशियो में लिया अपन ने, एक अनुपात में लिया है, NH3 को अपन ने 2 NH3 लिए तो एक अपन क्या लेते हैं, B2H6 लेंगे और हाई टेम्परेचर देंगे तो अपन को क्या मिलेगा, B3N3H6 मिलता है। B3N3H6 क्या होता है, ये बोराजीन होता है। और बोराजीन क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको कहते हैं। बोराजीन क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ बेंजीन जैसा बनता है, ठीक है। चलो जी, यहां पर अपना ग्रुप 13 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लगे हाथ में ये चाह रहा हूं कि ग्रुप 14 को भी निपटा ही दें, ठीक है। ग्रुप 13 जैसा ही ग्रुप 14 है तो जितनी चीजें हैं वो रिपीट ही होंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। आ जाओ जी, ग्रुप 14 करते हैं स्टार्ट। कार्बन फैमिली है जी, क्या नाम है, कार्बन फैमिली। उसको बोरोन फैमिली कहा ग्रुप 13 को, इसको कार्बन फैमिली। ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली क्यों कहा, क्योंकि उसमें मेन जो मुखिया है, पहले नंबर पे कौन आ रहा था, बोरोन आ रहा था, यहां पर कौन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन आते हैं, कहे शिवजी सुनो पार्वती, कहे शिवजी सुनो
देखो गांव में पार्वती, पार्वती को क्या कहते हैं, पार्वती, ठीक है। जैसे विमला है कोई, उसको विमला कहेंगे, ठीक है, तो वह को वह कहते हैं ना। हाँ चलो, तो कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है। तो ये आप अगर कोई और तरीके से याद करते हो तो वैसे कर लेना भाई, अपन ने यहाँ कहे शिव जी सुनो पार्वती, इस तरीके से मैं याद रखता हूं, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले बात करें परमाणु त्रिज्या, जैसे अपन ने ग्रुप 13 के अंदर बात करी, वैसे ही अपन यहां पर बात करेंगे परमाणु त्रिज्या। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या है, बढ़ती है जी, ठीक है। ऊपर से कार्बन से जब अपन लेड की तरफ आते हैं, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाम पता लगे, ठीक है। कार्बन से जब अपन लेड की तरफ आते हैं तो क्या होती है, साइज क्या है, बढ़ती है। पता है आपको कि यहां पर शेल बढ़ेंगी, ठीक है, कोष की संख्या बढ़ेगी, कार्बन के अंदर कोष कम होंगी, फिर एक एक कोष बढ़ती जाएगी तो साइज बढ़ती जाएगी, बता चुका हूं। आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है भैया, पता है हमें, किसी भी एक एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो उसके लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वो क्या होती है, उसकी आयनन एनर्जी होती है, आयनन ऊर्जा होती है, बस वही होती है भाई, ठीक है। ये क्या आएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा, कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या है, बढ़ती है। जितनी साइज बड़ी होगी उतनी आसानी से आप उससे क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक बात है क्या, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कार्बन की साइज सबसे छोटी है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ये ऑर्डर, ठीक है। और लेड के अंदर इसकी साइज सबसे बड़ी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। चलो फिर बात करते हैं अपन ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। जो ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक। इसका जो आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, यहां पर NH2NP2, क्या है यहां पर NH2NP2। जैसे वहां पर ग्रुप 13 के अंदर क्या थी, NH2NP1 थी, यहां पर क्या आ जाएगी, NH2NP2 आ जाएगी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखो इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो भाई, इससे पहले वाली के अपन को मतलब नहीं, अपन को लास्ट वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे अपन को मतलब होता है, ठीक है। चलो वो अपने को लिखनी तो आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सीख रहे हैं अपन, ठीक है। चलो कार्बन जी, कार्बन, ठीक है, क्या हो जाएगी, 2s2 2p2, ठीक है। इसकी 3s2 3p2, इसकी 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कैसे निकालते हैं अभी दिखाता हूं, आजो अभी दिखा देता हूं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करते हैं। कहां गया, बस मैंने एक्सप्लेन तो उसमें किया था, चलो यहां भी कर देता हूं मैं ना, पेज ले ही लेता हूं, चलो मैं यहां पे एक कार्बन अपने पास में, कार्बन, एक मिनट, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया 2s2 2p2, ये तो क्या हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट के अंदर, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की जब बात करूं मैं तो यहां पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आप सबको पता है जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो यहां पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं जैसे इसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर लिखता हूं, ES के अंदर लिखता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसको डबल थे, युग्मित थे, इनको अपन ने अलग कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, सिंगल कर दिए जी इनको, ठीक है। इसको उठाकर मैंने यहां ले गया, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 4 बॉन्ड बना सकता है यहां पर, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी होगी, +4, यहां पर कितनी होगी, +2, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितनी शो कर सकता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऐसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ग्रुप 13 के अंदर, ठीक है। और इससे अपन आगे बात कर लेते हैं, किसकी, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, 3s2 3p2, ठीक है। ये आ गई ग्राउंड स्टेट के अंदर, ये आ जाएगी कुछ इस प्रकार की, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट के अंदर बात करूं तो ये हो जाएगी कुछ इस प्रकार की, ठीक है। यहां पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, भैया 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या आ जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहां पर क्या आ जाएगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर क्या है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो कार्बन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है और +4 भी हो सकती है। सिलिकॉन की +2 +4 दोनों कर सकता है। वहीं मैं बात करूं जर्मेनियम जो है वो भी +2 +4 दोनों कर सकता है। आपका जो टिन है वो +2 +4 दोनों कर सकता है, लेकिन लेड जो है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों इसलिए करेगा, अभी दिखाता हूं आपको। लेड के बारे में बात कर लेते हैं, पीबी 6s2 6p2,
ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और मैं जितना चाहूं उतना दम लगा लूं, ये दो युग्मित जो इलेक्ट्रॉन है ये अयुग्मित होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव जो क्या कहता है कि जो s ऑर्बिटल की s कक्षक जो है उसकी इच्छा ही नहीं होती बॉन्ड बनाने में। तो ये जो s ऑर्बिटल है इसमें क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। यहां पर इस s ऑर्बिटल की कोई इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं बॉन्ड बनाऊं, तो इच्छा ही नहीं हो रही तो ये क्या है, अलग नहीं होंगे। जब तक अलग नहीं होंगे तो ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो यहां पर क्या सिर्फ दो ही बॉन्ड बनेंगे, इसलिए जो लेड है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +2 ऑक्सीडेटिव वो शो करता है। ठीक है, चलो, तो बाकी सारे जो हैं, बाकी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आपके जो टिन हैं ये +2 भी शो कर सकते हैं, +4 भी शो कर सकते हैं, लेकिन लेड जो है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेटिव स्टेट शो करता है। चलो, 14th ग्रुप में जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थिर होने लगती है। देखो, जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो ज्यादा स्थिर होती है। क्यों? देखो यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, है ना, होने लगती है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ठीक है, चलो, यहां पर देखो जी, आपके पास में एक SNO है और SNO2 है। ठीक है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ज्यादा स्टेबल कौन है? SNO और SNO2। ज्यादा स्टेबल कौन सा है भैया? यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। SNO को देखो यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 के अंदर। और SNO2 को देखो यहां पर SN कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है? +2 के अंदर, +4 के अंदर, सॉरी। तो +4 ज्यादा स्टेबल है कि +2? +4, तो ये अधिक स्थिर है। ठीक है, ये कम स्थिर है। ठीक है, ऐसे मैं बात करूं PbO और PbO2, ठीक है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, PbO2, यहां पर जो Pb है, PbO2 में Pb जो है वो यहां पर +4 में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और PbO2 में, सॉरी PbO में +2 में है। तो मुझे एक बात बताओ, Pb जो है आपका लेड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है कि +2 में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो Pb जो है आपका लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए यहां पर अधिक स्थिर कौन है? PbO जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए ये अधिक स्थिर है। ठीक है, अब आप एक चीज और बता देता हूं, PbO2 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आपको एक बात बता दूं, जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? PbO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये खुद क्या होना चाहता है? रिड्यूस होना चाहता है। मैं ये कह रहा हूं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। और यहां पर PbO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए बना क्योंकि ये क्या चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं? रिड्यूस हो जाऊं। भैया ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि इसके पास में क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, और ये इसकी स्टेबल कौन सी होती है? +2 होती है। तो ये रिड्यूस होकर किस में जाना चाहता है? +2 के अंदर जाना चाहता है, इसलिए क्या बन गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। तो ये खुद रिड्यूस होकर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, इसलिए दूसरों को ऑक्सीडाइज करता फिरता है। ठीक है, चलो, अब ऐसे ही मैं इसकी बात करूं SNO की, तो ये SNO जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद तो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ये SNO जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ऑक्सीडाइज क्यों होना चाहता है? क्योंकि SN की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होती है? +4, इसलिए +4 में जाना चाहता है ऑक्सीडाइज होकर, इसलिए ये दूसरों को रिड्यूस करता फिरता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ये खुद क्या है? खुद ऑक्सीडाइज होकर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। ठीक है, चलो, अब बात करें, यहां पर भी वो दे रखा है जहां पर अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बोरोन और अपने एल्यूमिनियम की बात करी थी, क्योंकि बोरोन भैया 4 बॉन्ड बना सकता है अधिकतम, और आपका एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना सकता है। भाई यहां पर कि कार्बन जो वो अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है, सहसंयोजकता जो इसकी कोवेलेंसी जो है वो 4 होती है, सहसंयोजकता, वही रीजन है भाई। ठीक है, इसके एक्साइटेड स्टेट में देखो 4 आपके पास में क्या है? आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 4 क्या बन जाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। यहां पर कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता। यहां पर डी कक्षक नहीं है, इसलिए कार्बन जो है वो एकदम 4 इसकी सहसंयोजकता होती है। मैं बात करूं सिलिकॉन की, सिलिकॉन इससे जस्ट नीचे होता है, इसके ही ग्रुप का है, लेकिन वो क्या बना लेता है? 6 बॉन्ड बना लेता है। कैसे? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखो इसको
किसकी, सिलिकॉन की, है ना। तो यहां पर क्या है, 4 तो उसके पास में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। बचे क्या इसमें 3d भी तो है इसके पास में, इसके बाद में क्या है, डी कक्षक अवेलेबल है खाली, तो इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये एक्सेप्ट कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, SiF6 जो है वो तो एग्जिस्ट करता है, SiF6 2 नेगेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiCl6 2 नेगेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, ये वाली चीज जो है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताई थी, एग्जाम में आई हुई है ना। SiCl6 2 नेगेटिव जो एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, Cl की साइज बड़ी साइज के हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, ठीक है। SL6 जो है, Cl जो है, इसकी साइज तो बड़ी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है। और आपको एक बात बता दूं कि डी ऑर्बिटल अगर आपको यूज करने ना बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड बनाने के अंदर अगर आपको डी ऑर्बिटल यूज करने हैं, तो जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो एटम है ना, मैंने कहा ये तो युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, इनके खाली ऑर्बिटल कब यूज होंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए। वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उतनी क्या आसानी होगी इन डी ऑर्बिटल को शामिल करने में, ठीक है। यहां पर जो Cl है वो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज बड़ी है, इसलिए क्या है यहां पर SiCl6 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बनता ही नहीं है। और SiF6 2 नेगेटिव है, ये बनता है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि F जो फ्लोरीन जो इसकी साइज छोटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए डी ऑर्बिटल आसानी से काम में आ जाते हैं। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको कि 6 आपके यहां पर बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी 3d अवेलेबल होता है, और यहां पर तो 2d नाम की कोई चीज होती नहीं, इसलिए 4 ही बनेंगे, डी कक्षक यहां पर नहीं है। चलो अब बात करेंगे वायु के साथ में क्रिया करवा लेते हैं। चलो वायु के साथ में क्रिया करवा लेते हैं, बस थोड़ा सा है, खत्म हो गया। वायु के साथ में क्रिया, किसकी वायु के साथ में क्रिया, आपके जो 14th ग्रुप पढ़ रहे हैं तो 14th वाले की क्रिया, ठीक है। तो 2 प्रकार की ऑक्साइड बनाते हैं, ये 2 प्रकार की ऑक्साइड बनाते हैं, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड जी कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड और आपके लेड की मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और ये डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2, ठीक बात है। चलो अब इनकी ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी अम्लीय है कौन सी उभयधर्मी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके CO2 है, SiO2 है, GeO2, ये क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ये जी ऐप पे मिलेंगे ना, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा ऐप पे आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो बढ़िया से अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है। CO2 SiO2 GeO2 ये क्या है भैया, अम्लीय ऑक्साइड है, ऐप कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो बीच में बोल रहा हूं, चलो हाँ, ये तीनों जो ऑक्साइड है वो कैसी हैं, अम्लीय हैं। बाकी जो SnO2 PbO2 ये कैसी हैं, ये उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। चलो जल के साथ में क्रिया करवाते हैं। चलो तो अब कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम ये रिएक्ट ही नहीं करते, पानी के साथ में रिएक्ट ही नहीं करेंगे, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। पीबी जो है वो रक्षात्मक परत बनने कारण अक्रिय बन जाता है, ठीक है। पीबी क्या करता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, अपने ऊपर एक रक्षात्मक लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेता है, और उसके कारण ये क्या बन जाता है, अक्रिय बन जाता है। वापस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये तो रिएक्ट नहीं करेंगे पानी के साथ में। जो लेड है वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, रक्षात्मक परत बना लेगा, और उस रक्षात्मक परत होने के कारण पानी इस तक पहुंच नहीं पाएगा और ये कैसा हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा, ठीक है। ये फिर रिएक्शन नहीं करेगा। टिन के बारे में बात करते हैं। टिन जो वो रिएक्शन कर लेता है पानी के साथ में, पानी के साथ में नहीं करता, भाप के साथ में करता है ना, पानी के साथ में नहीं, गैसियस वाटर होना चाहिए, भाप होनी चाहिए। तो भाप के साथ में टिन जो है वो रिएक्शन कर लेता है और क्या बनता है, SnO2 बना लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, रिएक्शन कर लेता है। बाकी ये तीन तो रिएक्ट ही नहीं करते। पीबी जो है अपने ऊपर एक रक्षात्मक परत बना लेता है और रिएक्ट नहीं करता, और Sn जो है वो भाप के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। चलो हैलोजन के साथ में क्रिया के बारे में बात करते हैं। हैलोजन के साथ में कैसी क्रिया होती है, आपको ध्यान में ये ऑर्डर रखना है बस, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। CX4 SiX4 GeX4 SnX4 PbX4, ठीक है। तीनों में क्या है, तीनों में आपके हैलोजन जो मान लो सेम है। हैलोजन क्या है, मान लो CCl4 CCl SiCl4 GeCl4 सब में सेम है मान लो ना। तो यहां पर ताप स्थिरता जो है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, CX4 की ताप स्थिरता सबसे ज्यादा होगी। इधर से इधर जो आपका ऑर्डर दे रखा है वो ताप स्थिरता का ऑर्डर है। ताप स्थिरता बढ़ती है परमाणु आकार घटने के कारण, कार्बन सबसे छोटा इसलिए परमाणु आकार घट रही है, तो यहां पर क्या है, ताप स्थिरता बढ़ जाती है। चलो अब अपन ने यहां पर क्या किया, जो अपना सेंट्रल एटम था उसको अपन बदल रहे थे बार बार, और अपन हेलोजन सेम रख रहे थे। यहां पर क्या करेंगे अपन, सेंट्रल एटम को सेम रखेंगे। समय देखो कार्बन कार्बन है और हेलोजन अपन बदल रहे हैं ना। तो यहां पर क्या होगा, ताप स्थिरता यहां पर भी क्या होगी, ये रहेगी जी, ठीक है। फ्लोरीन की ताप स्थिरता, जो CF4 है इसकी ताप स्थिरता सबसे अधिक होगी, CIF4 की सबसे कम होगी। तो ये दोनों ऑर्डर आपको याद ही रखने पड़ेंगे। चलो PbI4 एक चीज ध्यान में रखना, PbI4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। PbI4 जो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ध्यान से सुनना।
आई नेगेटिव जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई नेगेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और आप सबको क्या पता है कि आई नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इसको PbI4 को क्या करेगा, जल्दी से किस में भेज देगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भेज देगा। ये यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Pb यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 के अंदर है। तो यहां पर ये क्या किस में जाना चाहेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर Pb को रिड्यूस करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। ठीक है, तो I2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करेगा। दूसरा यहां पर कौन है, Pb को रिड्यूस करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। इसलिए PbI4 बनता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही बनेगा बनते ही PbI2 में चला जाएगा ना, Pb +2 में चला जाएगा, इसलिए इसको ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। हैलाइड का चल अपघटन के बारे में बात करते हैं। हैलाइड को जब आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, CCl4 अपने पास में कार्बन की हैलाइड है। ठीक है, कार्बन क्लोराइड। ठीक है, CCl4 को जब पानी में डालेंगे तो कोई रिएक्शन होती नहीं। ठीक है, मैंने CCl4 था मेरे पास में, पानी में डाल दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। ठीक है, चलो जी, SiCl4 था मेरे पास में, पानी में डाला, क्या बन गया, सिलिसिक एसिड बनती है। SiCl4 को जब पानी में डालते हैं तो क्या बनती है, सिलिसिक एसिड बनती है, SiOH4। ठीक है, चलो मेरे पास में SiF4 था, उसको मैंने पानी में डाला तो मेरे पास में सिलिसिक एसिड बनी और साथ में फ्लोरोसिलिसिक एसिड बनी। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे कार्बन के कुछ कंपाउंड है, एलोट्रोप्स, के बारे में बात करेंगे। सब जानते हो, 10वीं क्लास में बड़े से पढ़ के आए अपन। हीरा, सबसे पहले हीरा, डायमंड के बारे में बात करते हैं। तो डायमंड जो है कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है भाई। इसकी संरचना कैसी होती है, ऐसी संरचना होती है। ठीक बात है, चलो जी। sp3 संकरित होता है, हाइब्रिडेशन याद रखनी है आपको, sp3 संकरित होता है। डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है, डायमंड हीरे के अंदर जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp3 संकरित होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्या काम आता है, डायमंड कटर बनाने में उपयोग में लेते हैं इसको। 3D नेटवर्क होता है, देखो आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम के अंदर, 3D नेटवर्क होता है। ठीक है, जाल सा बनता है, कठोर होता है डायमंड। ठीक है, ठोस होता है और विद्युत का कुचालक होता है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो ये सारे गुण इसको आपको पता होना चाहिए। और आपको इस डायग्राम के अंदर जो आपकी बॉन्ड लेंथ दे रखी है ना, 154 पिकोमीटर, ये भी आपको याद रखनी है। चलो ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। ग्रेफाइट जो वो कैसा होता है, sp2 संकरित होता है, जबकि डायमंड कैसा था, sp3 संकरित कार्बन था इसके अंदर। डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp3 संकरित, और ग्रेफाइट के अंदर कैसा होगा, sp2 संकरित। ठीक है, और ये विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। ठीक है, सॉरी, चालक होता है। डायमंड जो है, हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट चालक होता है। विद्युत का चालक ग्रेफाइट जो चालक होता है। ल्यूब्रिकेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में। ठीक है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। ठीक है, हीरे की तुलना में थर्मोडायनेमिक रूप से अधिक स्थिर होता है। थर्मोडायनेमिक रूप से अपन देखिए ना, तो हीरे के कंपेयर में हीरे की तुलना में ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ग्रेफाइट के दो रूप होते हैं, एक अल्फा ग्रेफाइट, एक बीटा ग्रेफाइट। ठीक है, अल्फा ग्रेफाइट जो उसमें AB क्लोज पैकिंग होती है और बीटा ग्रेफाइट में ABC क्लोज पैकिंग होती है। भैया हमें समझना है क्या AB क्लोज पैकिंग क्या होती है, नहीं समझना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक अल्फा ग्रेफाइट होता है, एक बीटा ग्रेफाइट होता है। डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये क्या होता है आपका, ग्रेफाइट की संरचना है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें दो प्रकार की बॉन्ड लेंथ है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये आपकी 141.5 है। ठीक है, और यहां पर जो एक तो ये परत हो गई, एक ये परत हो गई, इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये 340 पिकोमीटर है। ठीक है, चलो देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन तो ये बॉन्ड बना रहा है। अब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो क्या करेगा, कभी नीचे जाएगा, कभी इस नीचे वाली और परत में चला जाएगा। तो ऐसे वो घूमता रहता है। उसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, यहाँ पर ग्रेफाइट के अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है, विद्युत का ये चालक बन जाता है। चलो अगला देखते हैं, एलोट्रोप हो गया फ्यूलरीन। ठीक है, फ्यूलरीन, 3 एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, डायमंड, आपका हीरा, ग्रेफाइट और फ्यूलरीन। फ्यूलरीन को क्या कहते हैं, C60 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, C60, कार्बन 60, क्योंकि इसमें 60 कार्बन, इसलिए क्या कहते हैं, C60 कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको बकमिंस्टर फ्यूलरीन भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या बनती है, ये डायग्राम देखो, इस प्रकार का डायग्राम होता है इसका। ठीक है, बकमिंस्टर फ्यूलरीन का 60 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 20 तो क्या है, हेक्सागोनल रिंग है। ये देखो आपको फुटबॉल जैसा दिख रहा है, सोशर बॉल जैसा दिख रहा है, फुटबॉल है ना। इसके अंदर 20 तो क्या है आपके, हेक्सागोनल रिंग। देखो हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग है ना। और 12 क्या है इसमें, पेंटागोनल रिंग। ये देखो पेंटागोनल रिंग, ये पेंटागोनल रिंग है। ठीक है, तो इसमें 20 तो क्या है, हेक्सागोनल रिंग होती है और 12 क्या है, पेंटागोनल रिंग होती है, याद होना चाहिए। एरोमेटिक होता है ये, और sp2 संकरित होता है। तो डायमंड के अंदर जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, sp3 संकरित होते हैं। बाकी ग्रेफाइट और आपकी फ्यूलरीन के अंदर sp2 संकरित कार्बन होते हैं। ये डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। चलो बात करते हैं सिलिकॉन्स की। ठीक है, सिलिकॉन्स क्या है, यौगिक है सिलिकॉन्स, अभी बताऊंगा। ठीक है, प्रिपरेशन, बनते कैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन बनाए कैसे जाते हैं।
RCl, आर क्या है यहां पर, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका, मिथाइल इथाइल, ठीक है, RCl प्लस सिलिकॉन, ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉपर की मदद से, कॉपर साथ में अपन काम मिल लेंगे और 570 केल्विन टेम्परेचर देंगे, क्या मिल जाएगा अपन को, R2SiCl2 मिल जाएगा। आर यहां पर क्या हो सकता है बता दिया मैंने आपको, कोई भी अल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल, ठीक है, चलो R2SiCl2 बन जाएगा। अब ये R2SiCl2 मेरा, इसको पानी में डाल दिया अपन ने, पानी के साथ में रिएक्शन करवाई, पानी के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं क्या मिलता है अपन को, R2SiOH होल्ड बाइस अपन को मिलता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, ये SI है, यहां पर R है, ठीक है, यहां पर R है, यहां पर क्या है, OH है, यहां पर OH है, SI मैं यहां ले लेता हूं, SI यहां पर R है, यहां पर R है, यहां पर OH है, यहां पर OH, SI मैं यहां पर ले लेता हूं, SI R R OH OH। अब मैं ये कह रहा हूं हर आपके जो ये जो यूनिट है इसमें से आप OH निकाल दो, ठीक है, सॉरी H2O निकाल दो, तो मैं इसमें से क्या लूंगा, इसका OH लूंगा और इसका H ले लूंगा, H2O निकाल दिया, इसका OH और इस वाले का H, इसका OH जाएगा, ये इधर आगे चला जाएगा, इसका यहाँ पर H जो है इधर चला जाएगा, ठीक है। पानी अपन बाहर निकालेंगे और अपने पास में क्या मिल जाएगा अपन को, क्या बनेगा ये थोड़ी देर बाद में, ऐसा ही तो है ही अपने पास में, R है, इधर क्या बचा, OH, O बचा, H तो निकल गया, इधर क्या बचा आपका, O बचा, फिर SI, बीच में H2 निकल गया ना, हाँ SI, फिर यहाँ पर 2 R आ जाएंगे, यहाँ पर क्या बचा, O SI R, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, एक लंबी सी चेन बन जाएगी, इस प्रकार से क्या है, एक लंबी सी चेन बन जाएगी और ये एक यूनिट बन गई जो क्या बार बार रिपीट होगी, एक पॉलीमर बन जाएगी, लंबी सी चेन बन जाएगी और इसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन कहा जाता है। ये क्या होता है आपका, सिलिकॉन होता है। अब सिलिकॉन के उपयोग क्या है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है, सिलिकॉन के उपयोग क्या होते हैं वो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलिकॉन के उपयोग क्या है, तो सिलिकॉन का उपयोग क्या है, वाटरप्रूफ क्लोथ्स बनाने में काम लेते हैं इसको, ना, वाटरप्रूफ क्लोथ्स बनाने में काम में लेते हैं। अब एक चीज और मैं आपको यहां पर एक चीज और बता देता हूं, अपन ने क्या लिया, R2SiOH, ये अपन ने लिया है ना, इसकी जगह अपन ये लेंगे ना, R3SiOH, ठीक है। अगर अपन ये लेंगे ना तो सिलिकॉन नहीं बनेगा, सिलिकॉन नहीं बनेगा, एक मिनट, तो सिलिकॉन नहीं बनेगा, ठीक बात है, सिलिकॉन नहीं बनता है ना। चलो हाँ, इसका उपयोग देखो भाई, सिलिकॉन के उपयोग क्या है, वाटरप्रूफ क्लॉथ बना रहे हैं तो भी सिलिकॉन काम में लेते हैं, वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने में, रेनकोट बना रहे हैं तो भी सिलिकॉन काम में लेते हैं ना, उसमें भी। और कॉस्मेटिक सर्जरी आजकल बहुत ज्यादा चल गई है, कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब कुछ जो एक्टर हैं जिनको मतलब वही भाई वो अपने एब्स वेब्स दिखाने हैं, यहाँ पर क्या बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखानी है और मतलब मेहनत उतनी कर नहीं सकते, तो क्या कर लेते हैं, बॉडी को एनहेंस कर लेते हैं। कैसे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जरी करवाएंगे, वो एब्स वेब्स लगा के दे देते हैं उनको फिट करके, है ना, और यहाँ पर उसमें क्या डालते हैं, सिलिकॉन डालते हैं जी, सिलिकॉन डालते हैं उसमें, है ना। और कुछ एक्ट्रेसेस है, ये तो एक्टर की बात हुई, कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो क्या करते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, है ना, आजकल चल रहा है, अभी काफी चल रहा है ना, हाँ, फिर कमेंट करते हैं ना लोग, प्लास्टिक बॉडी है ना, हाँ, वो किस लिए करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो क्या है, सिलिकॉन इंप्लांट करवाते हैं ना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में, हिप्स एनलार्जमेंट में, इसमें काम में लिया जाता है इनको ना, तो सिलिकॉन यहाँ पर कॉस्मेटिक सर्जरी, याद रह जाएगा, कॉस्मेटिक सर्जरी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिलिकेट्स की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है, सिलिकेट्स के बारे में बात करते हैं। चलो, तो सिलिकेट्स की जो आधारीय इकाई है वो क्या है, SiO4 नेगेटिव, आपको बस ये ध्यान में रखनी है, सिलिकेट्स जो है इसकी आधारीय इकाई क्या है, SiO4 नेगेटिव। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 होता है, SiO4F4 नेगेटिव, इसकी जो 4 नेगेटिव, इसकी जो आपकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, O नेगेटिव, 4 नेगेटिव हो गए, SI हो गया, बस खत्म हो गया, ठीक है। अब ये कुछ 6-7 प्रकार के सिलिकेट्स हैं, उनके देख लो। पहला ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा जी, SiO4 नेगेटिव ऐसा दिखेगा। दो सिलिकेट के बीच में कोई ऑक्सीजन साझा नहीं होती, ठीक है, दो अलग अलग सिलिकेट है, उनके बीच में कोई ऑक्सीजन अगर साझा नहीं हो रही है ना, दो सिलिकेट्स के बीच में अगर ऑक्सीजन साझा नहीं हो रही है तो वो किस प्रकार का सिलिकेट है, ऑर्थोसिलिकेट है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ZR SiO4 Mg2 SiO4, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। फिर पायरोसिलिकेट की जो यूनिट है, इकाई है, वो कैसी होगी, बेसिक यूनिट कैसी होगी, वो आपकी Si2O7 6 नेगेटिव। इसके अंदर क्या होता है, पायरोसिलिकेट के अंदर एक ऑक्सीजन साझा होता है, दो सिलिकेट के बीच में अगर एक ऑक्सीजन साझा हो रहा है ना, एक ऑक्सीजन उनके बीच में शेयर हो रहा है, साझा हो रहा है, तो वो क्या आपका पायरोसिलिकेट। एग्जांपल क्या, Sc2 Si2O7। अगला देखो, साइक्लिंग या फिर रिंग सिलिकेट, ठीक है, इसका जो यूनिट है वो क्या है,
दो ऑक्सीजन परमाणु साझा हो रहे हैं यहां पर, पहले एक था वो पायरोसिलिकेट, कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऑर्थोसिलिकेट। और अगर दो सिलिकेट्स के बीच में दो ऑक्सीजन अगर साझा हो रहे हैं तो वो क्या आपका साइक्लिक या फिर रिंग सिलिकेट होता है। एग्जांपल CA3SI3O9 और Be3Al2SI6O12 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका चेन सिलिकेट, फिर चौथा क्या आपका चेन सिलिकेट, SiO3 2 नेगेटिव, इसकी क्या हो जाएगी बेसिक यूनिट हो जाएगी। दो ऑक्सीजन अगर साझा हो रहे हैं दो सिलिकेट्स के बीच में तो क्या बनती है चेन सिलिकेट बनता है। रेखीय चेन सिलिकेट पायरोक्सिन में होता है, ये पायरोक्सिन का ठीक है स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। यदि दो चेन को आपस में क्रॉस लिंक कर दें, ये एक चेन हो गई ये एक चेन हो गई, इनको आपस में क्रॉस लिंक करके इसे जोड़ दें तो क्या होगा, दो लड़ी बन जाएंगी, ये ऊपर वाली लड़ी ये दो नीचे वाली लड़ी, और क्या कहते हैं एम्फीबोल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं एम्फीबोल्स। एग्जांपल क्या एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या होता है पहले आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे अभी भी होता है ऐसी छतों के ऊपर ऐसी चादर रख देते थे, है ना चादर, ठीक है। और वो कैसी होती सीमेंटेड लगती थी, कागज की सी सीमेंटेड ऐसी छतों के ऊपर, है ना ऐसे छत उसकी बना देते थे ना, तो वो किसकी होती है वो एस्बेस्टोस ही होता था ना। आजकल इसको जो स्टील की आती है जिसको टिन शेड कहते हैं ना, हाँ वो पहले उसकी सीमेंट की आती थी, एस्बेस्टोस का बना होता था वो। चलो फिर पांचवा सीट सिलिकेट, इसका जो बेसिक यूनिट है वो ये है, इसमें 3 ऑक्सीजन साझा होते हैं। सिलिकेट्स के बीच में अगर 3 ऑक्सीजन साझा हो तो वो शीट सिलिकेट बनाते हैं। एग्जांपल क्ले। फिर 3 डायमेंशनल सिलिकेट, इसमें 4 ऑक्सीजन साझा हो जाएं, सिलिकेट्स के बीच में चारों ऑक्सीजन अगर साझा हो जाएं तो वो क्या होता है 3 डायमेंशनल सिलिकेट बनाता है। एग्जांपल जियोलाइट्स और फेल्डस्पार। यहां पर अपना पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 और ग्रुप 14 कंप्लीट हो जाता है। यार इसमें जो काम की बातें हैं वो मैंने जस्ट समझाने वाली थी वो समझा दी मैंने, जितनी याद करने वाली आपको याद करनी ही पड़ेंगी। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको, तो वहां पर जाके जैसे चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद एक साथ में दे दूंगा ताकि आपको ऐसे अलग अलग पार्ट में ना पढ़ा रहे नोट्स, ठीक है। तो ताकि आप वहां से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो समझ में आई या नहीं आई आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।